यहाँ से अपन जो 1993 से करेंगे, इन क्वेश्चनों का पर्पज़ वो नहीं है ट्रिक लगाना सीखना था, उधर सीख लिया अपन 2011 से लेकर 2024 तक। इधर पर्पज़ है कि अपना थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करते जाना, ठीक है, क्योंकि इसी की सहायता से जो है वो क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यार कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा अपन नॉलेज कलेक्ट करते चलेंगे, तो अपना इसका पर्पज़ सिंपल से यही है। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले। म्यूट करो अपनी तरफ से, म्यूट करो, आवाज़ आ रही है। पॉलिटी ये ज्योग्राफी का हो गया है। हिस्ट्री के बाद ठीक है, ये आ गया पहला क्वेश्चन, अपना ध्यान से देखना। तो यहाँ से अपन करेंगे। देखो, अभी इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो भी है आपने को, जैसे ये एनसीईआरटी में भी दिया है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। तो एनसीईआरटी में दिया तो इंपॉर्टेंट हो जाता, पूछ सकता है यूपीएससी। ऐसे तो पूछा नहीं, अपन देखा 2011 से लेकर 2024 तक के पैटर्न में पूछा नहीं है, परंतु ठीक है पूछ सकता है ये, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। पर ये है कि छोटा छोटा नॉलेज यहाँ से अगर रख लेंगे अपन, तो आराम से क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें वही बोला कि भाई भारत के जो कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। अब इसमें देखो, पहली चीज़ देखो, मूल अधिकार। देखो, मूल अधिकारों की जो बात है ना, वो होती है आपके जो यूएसए है वहाँ से होती है। तो जैसे भाई ए का जो है 2 है, ठीक है, तो ए का 2 है, तो ये ऑप्शन तो गए अपने काम से, ठीक। अब आगे देखते हैं, शासन की संसदीय प्रणाली। अपने देखो याद करो, उधर भी क्वेश्चन किया था भाई, ये तो ब्रिटेन से लिए हैं अपन, यूके से लिए हैं, तो बी का आएगा 1, ठीक है। तो बी का 1 कहाँ पे दिया है, तो आंसर अपना सी आ गया। अब आगे देखेंगे। अब देखो, इसमें दो चीज़ें सीखने की है। इमरजेंसी प्रोविज़न याद रखना, अपने लिए गए हैं जर्मन से लिए गए हैं, ठीक है। सी का 4 आएगा, जर्मन से लिए गए हैं, याद रखना ये चीज़ है। ऐसे मैं जब लक्ष्मीकांत कराऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा भी कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई। डीपीएसपी याद रखना कि आयरलैंड से लिए गए हैं, ये चीज़ याद रखना, डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे बस आपको कुछ ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये अब सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने कर लिया। तो इस बार जब लक्ष्मीकांत में बताऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, आप ये पता होना चाहिए, रट जाना चाहिए आपको। मतलब नॉलेज का मतलब है ये चीज़ है, जो ये क्वेश्चन जो दिए हैं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको याद ही होनी चाहिए। जैसे मूल अधिकार भाई यूएसए से लिए गए हैं, संसदीय शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई है, इमरजेंसी प्रोविजन याद रखना जर्मनी से लिए गए हैं, और डीपीएसपी याद रखना आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसमें कुछ भी आपको मतलब ये तो याद होना ही चाहिए आपको, अब ये जो है ऑप्शन याद होने चाहिए। अब देखो, संविधान सभा के विषय में सही है। अब ये इंपॉर्टेंट लगा दो, ये क्वेश्चन आगे भी जाके बार बार पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है। पहले कौन सा अपने को यहाँ पर सही ढूंढना है ना, कितने, ठीक है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचिस, ठीक है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, ये तो अपने को पता, ये तो गलत है, क्योंकि इनडायरेक्ट हुआ था। मैंने बताया भी था उस दिन कि संविधान सभा का जो है जितनी भी, जैसे आज की जो विधानसभाएं हैं उन्हीं से हुआ था, उस टाइम की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उन्हीं से जो है मेंबर चुन के गए थे। दूसरी बात, रजवाड़ों से चुन के गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ में प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये तो गलत है। जैसा ही आप दूसरा काटोगे आपका आंसर सी आ गया, ठीक है। तो ये तो चीज़ गलत हो गई। दूसरी बात, वह बहुदलीय निकाय थी, हाँ ये बात याद रखना, जिसमें कांग्रेस के मेंबर भी थे, ठीक है। याद करो, पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके भी मेंबर थे, और भी थे, जैसे साम्यवादी सरकारें थी उनके भी थे, ठीक है। पंजाब सिख अकाली दल का उनके भी मेंबर थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बताता जाऊँगा, ये याद होनी चाहिए। ये बहुदलीय निकाय था, ये बात सही है एकदम। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, हाँ याद रखो, जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, ऐसे राज्यों के भी लिए बनी थी। अपन जब लक्ष्मीकांत करेंगे वहाँ से मैं बताऊंगा ये चीज़ें, याद रखना, वो चैप्टर अपन करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बात भी सही है। अब अपने देखते वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अरे याद रखना कि भाई स्वाभाविक सी बात है, ये चीज़ याद रखना। ये क्यों गलत है पहला स्टेटमेंट, ये ध्यान समझो। क्योंकि जो विधानसभा के जो सदस्य थे, ठीक है, उनको तो चुनका जो जनता ने भेजा था ना, और वो मताधिकार पर आधारित तो थी, पर इनका जो है डायरेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, यहाँ से जनता द्वारा नहीं चुन के भेजे गए थे। तो वह मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये चीज़ गलत है। अब इन्होंने कुछ दिया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन,
अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसका पढ़ने की। आ जाओ, अब आ जाओ ये देखो सर वयस्क मताधिकार तो ये हो गया ना कि जो जो वोट डालते हैं उनसे उनके थ्रू नहीं थी तो ठीक ही तो है ये। अरे नहीं, आप समझो ये चीज़। देखो एक तो देखो 18 साल हाँ, वैसा मताधिकार का मताधिकार पहली बात, राइट वैसा हो जाता सिस्टम है। था ही नहीं भाई, उस टाइम लिमिटेड था, लिमिट। ये वैसा मताधिकार 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 पर आधारित नहीं थी। इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि अगर आप इसको मान रहे हो कि ये सही, मान लो कि सही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या सबको वोटिंग देने का राइट था? अरे दूसरी हाँ बात, एक वो चीज तो सोचो। नहीं था, इट वो वाज तो नहीं नॉट था, बेस्ड ऑन सबको एडल्ट नहीं था। प्रेजुडिस, तो बस स्वाभाविक सी बात है, तो ये गलत होगा ना, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे भी इसको डिटेल में आगे। अब इसमें देखो इतना वो जरूरत भी नहीं है, बस इतना याद रखो। जैसे देखो ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डायरेक्ट पूछा कि आगे भी पूछा है क्वेश्चन। ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ऑप्शन, कौन सा? तो मेरे दिमाग मेरा ये वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो वो तो नहीं थी ना सर। देखो सुनो एक मिनट, संविधान सभा के विषय में है, ठीक है, पहली बात तो इसके बारे में पूछ रहा, तो अपने को ये पता है, याद रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम भी नहीं थी, ठीक है, इनडायरेक्ट वे से चुन के भी गए थे, बहुदलीय निकाय थी, ये बात सही है, और ये भी अन्य समिति के माध्यम से इसने कार्य किया, ये बात सही है। अब ये जो इसके बारे में पूछ रहा है संविधान सभा के विषय में, मुझे बताओ जब यही गलत है तो ये कैसे सही हो जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि जनता के द्वारा चुन के भेजे गए थे। तो ये मान लो कि आप इसको कैसे भी मान लो, ये स्टेटमेंट तो गलत होगा। जैसे मान लो अगर नहीं हटा दो आप, पर वैसे मताधिकार पर आधारित थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वैसे मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों नहीं? तो भाई एक तो एक स्वाभाविक बात है, सबको वोटिंग देने का अधिकार था ही नहीं पहली बात उस टाइम। तो ये वैसे अधिकार का मतलब ये होता है कि जो भी 18 साल से ऊपर है उनको सबको वोट देने का अधिकार था, ऐसा था क्या वहाँ पे? तो मतलब यह चाहे तो आप इसको नोट लगाओ तब भी गलत होगा, और यस लगाओ तब भी गलत होगा, वो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। यस सर, क्योंकि ये स्टेटमेंट 100% की बात कर रही है, और हाँ। वैसे कुछ ही थे बस जो दे सकते थे, और ये 100% बोल रही है, और यहाँ 50% वैसे हाँ, थे। बस वही चीज़ याद रखना। वो मतलब वो सर। आप उसको नहीं भी करोगे तब भी गलत होगा, करोगे तब भी गलत होगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, सरवण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था, याद करो, सदा सरवण सिंह समिति जो कमेटी बनी थी वो किसके लिए? फंडामेंटल ड्यूटी के लिए बनी थी। अब मैं तो पीछे पीछे मैं स्टोरी क्रिएट करते जाऊँगा, वही चीज़ याद रखना। अब ये क्यों बनी थी याद करो कि एक तो 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, मतलब 1976 में। अब ये उस टाइम क्यों लाया गया? क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी लागू थी। तो इमरजेंसी लागू थी तो सरकार क्या चाहेगी भाई? आप जो है कर्तव्यों का पालन करो, समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। दूसरी बात, सरदार सरवण समिति ने ना बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें से 8 ही उनकी मानी गई थी, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। फिर सरकार ने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा, ठीक है, तो ये तो थोड़ी चीज़ें याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अपन। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया, ये मैं बता ही दिया था। सरदार सरवण सिंह समिति का गठन मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था, ये चीज़ याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो गठन करने का उद्देश्य क्या था। ये इसीलिए लाया गया था कि पर डीपीएस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो इंदिरा गांधी यही तो कर रही थी, लोगों के फंडामेंटल राइट को कंट्रोल कर रही थी। सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में अब तक का सबसे विशिष्ट 42वां संशोधन किया गया, याद रखना ये चीज़। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, उसमें जो ये कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी कारण 42वें संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, तो मैंने बताया था, ये चीज़ याद रखना। 42वें संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए 3 नए निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया, याद करो, यहीं से यूपीएससी ने फिर आगे जाके क्वेश्चन भी पूछा था। इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता तथा संसद व राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष करना आदि प्रावधानों को समावेश किया गया था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन अपन ये याद रखो, अपन उधर भी पढ़ेंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे इसका सोल्यूशन पढ़ने की जरूरत है। यहाँ से अब देखो 2-3 चीज़ें अपने को नई सीखने को मिली, याद रखना। देखो ये 6 वर्ष कर देता है, पर याद करो जब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है ना, याद रखना, वहाँ पे जो है जनता सरकार आती है वो हटा देती है, पहली बात एक चीज़ याद रखना। दूसरी बात ये वाली जो है राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता, ये भी हटा दी जाती है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये दोनों चीज़ हटा दी जाती है, और ये तो रहते हैं, ये मूल कर्तव्य भी रहते हैं और प्रस्तावना में ये भी रहते हैं। बहुत अच्छा है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, वो ठीक दिया है मतलब, ठीक है। तो अब ये चीज़ें याद होनी चाहिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ।
तो वही है कि अब देखो ना, अब ये क्वेश्चन आराम से दोबारा पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें तो अपने को पता है भाई ये उसके लिए बनी थी। अभी तक अपने जो नॉलेज था वो क्या था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी के लिए बनी थी, परंतु आज अपने को क्या चीज़ पता चला कि देखो जम्मू कश्मीर पर पंजाब का अधिक स्वायत्ता ये उसके लिए नहीं, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयोगिता 9, प्रशासनिक सुधार 9, मूल अधिकारियों तुल्य निर्देशित तत्वों को अग्रता। ये चीज़ याद रखना। अपने को पता है कि अपने को तो यही पता था कि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए नहीं, याद रखना कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ज़्यादा ऊपर देने के लिए इसको गठन किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। देखो पहले वीटो शक्ति समझो क्या होता है। देखो वीटो शक्ति ये होता है कि जैसे कोई बिल होता है, जैसे लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो मैंने बताया था संसद का पार्ट याद करो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था। संसद का पार्ट भी याद रखना, प्रेसिडेंट भी आता है, ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा होती है। अब ये प्रेसिडेंट क्यों रहता है, मैंने उस दिन भी समझाया था कि जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, संसद का काम क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है, अधिनियम बनाना, ये सब सारे संवैधानिक अनुच्छेद मतलब अमेंडमेंट करना, ही सारा होता है। तो भाई स्वाभाविक बात है बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं होता है, तो इसीलिए संसद का पार्ट भी है राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप स्वाभाविक बात, जैसे लोकसभा राज्यसभा के से बिल पारित हुआ और एक मान लो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि जैसे मान लो देखो संवैधानिक संशोधन बिल पे याद रखना। देखो मैं कुछ चीज़ें बताते जाऊँगा, ये याद होनी चाहिए। देखो संवैधानिक संशोधन बिल और धन विधेयक बिल पे याद रखना, जो है राष्ट्रपति कभी भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखना, उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो स्वाभाविक बात है कि ये किसके लिए वीटो पावर, नॉर्मल बिल के लिए। तो नॉर्मल बिल में क्या होता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस सदन को लौटा सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कर सकता है कि वो उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास रख ले, ठीक है। तीसरा क्या चीज़ कर सकता है कि वो जो है उसको सिग्नेचर कर दे। तो ये चीज़ याद रखना, एक चीज़ है कि संसद को वापस लौटा दे, ठीक है, सदन को वापस लौटा दे। दूसरा ये है कि उसको अपने पास रख ले, ठीक है। और तीसरा है कि उसको लौटा मतलब अपने को स्वीकृति उसको दे दिया, ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वीटो पावर कब यूज होगी, जब वो अपने पास ही रख लेता है उसको, ये चीज़ याद रखना। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो ये कंडीशन कब बनेगी, अब भाई स्वाभाविक सी बात है कोई क्रिटिकल इशू होगा या उस टाइप का होगा, ठीक है, या इस तरीके से जो भी है, मतलब समझ बात है कि मेजोरिटी में सरकार नहीं रहती है, तो मोस्टली ऐसा राष्ट्रपति, देखो मैं ये चीज़ें बताता हूँ, राष्ट्रपति कब पावरफुल बन जाता है, जब कोई सरकार है ना मेजोरिटी में नहीं रहती है ना, तब राष्ट्रपति को लगता है कि मेरी जैसे अब्दुल कलाम के टाइम था, उन्होंने भी किया था एक बार वीटो पावर का यूज किया था, ठीक है। उससे पहले जब भी मान लो कि जब सरकार जो है पावरफुल नहीं रहती, तब मोस्टली राष्ट्रपति अपना वीटो पावर यूज़ करने का प्रयास करते हैं। अब देखो हिंदू कोड बिल तो याद करो कि बहुत पहले ही आ चुका था। हिंदू कोड के बिल के बारे में जानो, देखो कुछ ऑप्शनों के बारे में जानना जरूरी होता है। याद करो हिंदू कोड बिल जो है अंबेडकर ने प्रस्तावित किया था सबसे पहले, तो उसका बहुत विरोध होता है, पर अंबेडकर याद करो इसी आधार पे अपना पद भी छोड़ देते हैं कि नहीं हिंदू कोड बिल अगर पारित नहीं होगा तो फिर मैं रहूँगा भी नहीं, कानून मंत्री रहूँगा भी नहीं, और वो त्यागपत्र भी देते हैं इसके कारण। फिर मतलब ऐसा होता है कि देखो सुनना, पहली बार जब वो लाते हैं ना तो साफ मना कर दिया जाता है, तो फिर नेहरू और उसके बीच में बात होती है अम्बेडकर के में, तो बोलते हैं कि अपन ऐसा करते हैं पार्ट में लाते हैं इसको, तो इनके 3-4 टुकड़े के, फिर उसमें से कुछ पारित हो गए कुछ नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा था उस टाइम, क्योंकि समझ बात है उस टाइम पढ़ी लिखी जनता सोचो कि बहुत कम थी, 12% लोग थे, धार्मिक लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने विरोध किया। तो फिर इसके बाद में जो अम्बेडकर अपना पद भी छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में नेहरू इसको धीरे धीरे पारित करवाते हैं जब, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, हिंदू कोड बिल था। तो स्वाभाविक सी बात है, अब देखो ये नेहरू का काल है, नेहरू का काल में तो सोचो कि कांग्रेस कितनी मजबूत थी, मुझे बताओ उस टाइम तो। और मैंने क्या बोला कि राष्ट्रपति कब मोस्टली इसका यूज़ करता है, जब सरकारें जो है अल्पमत की सरकार होती है, तो यहाँ पे तो कभी नहीं करेगा ना हिंदू कोड बिल पे, नेवर कभी नहीं करेगा। उस टाइम तो भाई नेहरू एकमात्र सर्वे सर्वा था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो यहाँ तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो दहेज प्रतिषेध विधेयक है, मान लो ये चीज़ ध्यान से समझना। अरे एक चीज़ याद रखना चाहिए था ना, दहेज पे ऐसा हुआ था कि कांग्रेस थी बहुमत में, परंतु वो फिर भी पारित नहीं करवा पाई थी, मतलब उसके लिए जॉइंट सेशन हुआ था, तब जाके वो पारित हुआ था ये भी एक विडंबना वाली बात है कि मतलब कुछ कांग्रेस के विधायक चाह रहे थे कि नहीं दहेज वेज तो मिलना चाहिए, मतलब वो वाली बात है। पर दूसरी बात एक चीज़ सोचो कि देखो इस मामले में क्या राष्ट्रपति इस चीज़ का यूज़ करेगा, भाई तो सामाजिक जो है बुराई को ख़त्म करने की चीज़ है, तो इसके मामले में कभी नहीं करेगा, वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो पेप्सो विनियोग विधेयक है और एक भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम है, तो अब इन दोनों में से पॉसिबिलिटी बनती है। पेप्सो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए था, सार्वजनिक जो कंपनियां होती है ना उनके लिए था,
पर जो इसने यूज किया था भारतीय डाकघर अधिनियम पहली बार जो है, अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन जो रिपीट जो मैंने बताया ना वो तीनों चीज़ें याद रखना कि भाई धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पे उस पर राष्ट्रपति वीटो पावर नहीं लगा सकता, ये चीज़ याद रखना। नॉर्मल बिल पे लगा सकता है। नॉर्मल बिल में उसके 3 कंडीशन होता है कि सदन को लौटा सकता है, अपने पास रख सकता है और सिग्नेचर कर सकता है। बस ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पर तो इसके बिहाफ में जो है अपने राष्ट्रपति की पावर है वो अपन समझना है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना जो मैंने बोला है, ठीक है। अब आओ इधर 53 क्वेश्चन। देखो सीधे सीखते चलना बस। अब देखो यही क्वेश्चन जो है ना आगे जाके रिपीट होंगे, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट करेगा वो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पीछे ने क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का भी। पर अभी देखो मैं जैसे 2025 के लिए अगर मेरे को बोलोगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा पर हाँ जब भी राष्ट्रपति चुनाव होगे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी, ये चीज़ भी याद रखना। पर अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैंने कितनी बार बोला कि सबसे पहले अपने को राष्ट्रपति इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, अब ये पता होना चाहिए सबसे पहले बात। और याद करो इस टाइप का क्वेश्चन आगे आया भी है जो 2011 से लेकर 2024 तक की है। देखो सबसे पहले समझो, लोकसभा में जो याद रखना नॉमिनेटेड मेंबर पहले होते थे, अब तो आंग्लो समुदाय के मेंबर होते भी नहीं है। तो अब तो सारे के सारे करेंगे, ये चीज़ याद रखना। 543 के सारे मेंबर करेंगे। राज्यसभा में कौन करते हैं, जो नॉमिनेटेड नहीं होते वो नहीं करते हैं, वो सारे के सारे करते हैं। तो याद करो नॉमिनेटेड कितने होते हैं राज्यसभा में, 12 लोग होते हैं या 10 होते हैं बताओ? 12। और वो 12 किस किस आधार पे होते हैं? साहित्य के आधार पर, विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धता, और 4 पैमाने हैं उसमें, तुम्हें पता है 4 पैमाने हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, एक और है सर, कला, साहित्य और क्या है? अभी इसलिए मैं बोला था कल जाके चैप्टर पढ़ो, अब ये पता होना चाहिए। मतलब वही है कि देखो सब ऐसी बात है कि कला के सेक्टर में उसने अच्छा काम किया हो, ठीक है। आर्ट, अब देखो जैसे क्रिकेट में सचिन को क्यों मिला, सचिन याद करो खेल वाला सर, खेल वाला भी शामिल है, स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये 4 चीज़ें हैं। तो अब तो ये मेंबर भी जो है वोट नहीं देते, मैंने इसका लॉजिक भी बताया था क्यों नहीं भाई। सब ऐसी बात है, जब राष्ट्रपति के आशीर्वाद से ये लोग चुने जा रहे हैं तो सब ऐसी बात है राष्ट्रपति के खिलाफ वोट क्यों करेंगे। या दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को सपोर्ट करेंगे तो इनके वोटों का मूल्य बनता नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरे लोग कौन आते हैं, वो आते हैं लेजिस्लेचर, विधानमंडल जहाँ पे है, विधानसभा जहाँ पे है। याद रखना विधान परिषद के मेंबर नहीं होते, ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। विधान परिषद के मेंबर नहीं होते हैं, तो किसके होते हैं? विधानसभा के। विधानसभा के भी कौन? जो निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। समझ पाते हो? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुख्यमंत्री, पहली बात तो विधान परिषद का होगा तो नहीं देगा, ठीक है। दूसरी बात नॉमिनेटेड होगा तब भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। वो सॉरी नॉमिनेटेड नहीं मतलब हाँ जो है कि जैसे मान लो कि वहाँ से कोई जैसे विधान परिषद का कोई मेंबर है वो चुना गया राज्यपाल के द्वारा और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन आगे भी बना है तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस पर ऑप्शन देखते हैं अपन। अब देखो इनका ऑप्शनों का R&D करने जहाँ मैं बता दूंगा, देखो जहाँ जरूरत थी तो मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, जहाँ जरूरत होगी वहीं करेंगे, फालतू जरूरत नहीं है। वहाँ स्वयं प्रत्याशी होता है। अरे भाई प्रत्याशी होगा तो खुद का वोट कैसे देगा, ये तो गलत है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है। अरे नहीं, ये गलत है भाई। अगर वो देखो पहली चीज़ बस मैंने क्या बोला कि एक तो विधानसभा का मेंबर होना चाहिए बस। दूसरी बात वो नॉमिनेटेड मेंबर ना हो, इलेक्टेड मेंबर हो, ठीक है, बस इतनी याद रखना। पर राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो तो सभ्य, हाँ ये तो नहीं दे सकता ना। तो ये बोला कि कौन सा पात्र नहीं है, तो मैंने बोला ना कि जैसे विधान परिषद का मेंबर वोट नहीं दे सकता, तो ये बात एकदम सही है। यदि वह काम चालू रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो तब भी वोट दे सकता हो। स्वयं प्रत्याशी होता है तो भाई उसको कोई ज़रूरत है ही नहीं। मुझे बताओ कि देता है क्या स्वयं प्रत्याशी तो जब होता है? सर देखो 1 मिनट रुको, सोचो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा सर देता है सर, प्रत्याशी होता है वो देता है। हाँ ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये पूछा नहीं देता तब तो वो मैंने बताया था कि जब विधान परिषद का मेंबर होगा, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर हो तब नहीं देगा, ठीक है। 2 ही कंडीशन बनती है। तीनों सही है। हाँ ये तीनों सही है। अब ये चीज़ सीख लो, वह स्वयं प्रत्याशी होता है तब दे सकता है, ये चीज़ याद रखना। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर वो मुख्यमंत्री है तो देगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक। वह यदि वह काम चालू रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो तब भी देगा, तो ये चीज़ याद रखना। तो अब ये कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ अगला। सर यहाँ पे मंडल की जगह विधान परिषद जैसे उस सदन उसी को तो बोला जाता है ना। जैसे अभी अगर आप देखोगे लोकसभा राज्यसभा में कौन उस सदन है? राज्यसभा है ना,
तो वहाँ पे विधान परिषद होता है उस सदन, याद रखना ये चीज़। उसका अगर विधान परिषद तो होती भी नहीं है, मतलब कुछ अरे कुछ 6 स्टेट राज्यों है। में है ना, 6 राज्यों में ना। 6 राज्यों में, हाँ। कौन कौन? वो इधर उत्तर प्रदेश, बिहार और नीचे 4 है। केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, बाकी के 4 है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम। अरे मिजोरम नहीं है। अरे मिजोरम नहीं, नहीं, उठाए फेंक दूंगा मैं तुम्हें। 4 है नीचे। अरे देखो सुनो, यूपी है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और ऊपर 2 है। आंध्र प्रदेश में है। एक बार देखो, एक बार सर्च करो, एक बार सर्च करो। है सर, एनसीईआरटी में ही क्या पढ़ा है ना, था मैंने। जम्मू कश्मीर में भी था पहले, याद रखना। अब तो जम्मू कश्मीर को डिजोल्व कर दिया गया, अब तो शायद नहीं है वहाँ पे। अब एक बार देखो, एक बार सर्च करो, एक बार देखो 6 कौन कौन से वो देखो एक बार। ये चीज़ें देखो क्लियर करते चलो, फिर वो याद होनी चाहिए, रट जाओ इन चीज़ों को, तो रटना ही है आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये चीज़ याद रख लेना। पर 2025 में तो नहीं आएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। सर ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 6 ही राज्यों में है विधान परिषद, ठीक है। आ जाओ अगला। अब देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो इसका मैं लॉजिक थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, पर ये ना थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बार यहाँ पे सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। ये डेबर आयोग किसके लिए था, ये काल के, तो चलो ठीक है, कुछ कुछ को तो मुझे पता है, पर कुछ कुछ सर्च कर लेना भी, सब है ना, मोबाइल रखो अभी यहाँ पे, है ना। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक था राजमन्नार आयोग। अरे याद करो, ये तो बनाया था तमिलनाडु स्टेट ने, ठीक है। अब मैं ध्यान समझो, कुछ लॉजिक बताऊंगा, इसी से बिहार में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था 2020 में। एक बना था सरकारी आयोग, ये बनाया था सेंटर ने, ध्यान से समझना ये चीज़। ये बनाया था सेंटर ने, ये बनाया था तमिलनाडु ने, ठीक है, राजमन्नार आयोग। अब इनका क्या था, रिकमेंडेशन क्या हो रहा था मामला, वो ध्यान से समझो, इसकी हिस्ट्री समझो, फिर आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्या होता है कि जैसे आईएएस अधिकारी आप जैसे बन के जाते हो, समझ बात है, काम कहाँ करते हो आप, राज्यों में करते हो, पर नुमाइंदे किसके होते हो आप, सेंटर के होते हो। तो समझ बात है, जब सेंटर का मन करता है तब किसी आईएएस ऑफिसर को बुला के वो डेपुटेशन पे यहाँ पे बुला लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि राज्य नुकसान होता है, राज्यों को नुकसान होता है, फिर वो दलगत राजनीति, वो सारी चीज़ें होती है। अब ध्यान से समझना, राजमन्नार आयोग भाई स्टेट ने बैठा है, तमिलनाडु ने, मतलब वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो वो क्या बात करेगा भाई, जो स्वाभाविक बात है, उनकी पावर को जो कम कर रहा था उसको बोलेगा भाई हटा दो इसको, स्वाभाविक सी बात है ना भाई। आईएएस आईपीएस क्या होते हैं, सेंटर के नुमाइंदे होते हैं ना, सेंटर जो इनको चाहती है उनसे करवा लेती है। तो स्वाभाविक बात है, जो राज्य तो चाहेंगे ना भाई हमारे में हमें स्वतंत्रता मिले, हस्तक्षेप ना मिले। तो राजमन्नार आयोग क्या बोलेगा कि भाई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है उनको हटा दो, क्योंकि ये सेंट्रल के नुमाइंदे होते हैं, और इससे पे सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है, संघवाद के खिलाफ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो राजमन्नार आयोग ये बोलेगा। फिर बात आती है, अब देखो यही सेम चीज़, ये आईएएस आईपीएस वही सेम चीज़ जो राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल के बारे में बोला था, राज्यपाल के बारे में यही बोला गया था कि राज्यपाल के पद क्या तो होना नहीं चाहिए, अगर होना चाहिए तो भाई सब बात है उसको 5 साल का टर्म फिक्स होना चाहिए, ये सरकारी आयोग ने भी बोला था, ठीक है। दूसरी बात, वो जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेंटर की बात जो है, सेंटर ने भी बैठा है फिर सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग ने बोला कि देखो भारत जिस तरीके से डाइवर्सिटी है उसमें स्वाभाविक सी बात है सेंट्रल का। दूसरी बात, अपने फेडरल स्ट्रक्चर अपना है, और फेडरल में याद रखना अपने सेंटर को ज़्यादा पावर दी है, क्योंकि भारत अमेरिका नहीं है। अमेरिका में देखो राज्य मिलके फिर अमेरिका बनता है, भारत में ऐसा नहीं था, पहले इंडिया में सेंटर था, उसके बाद में राज्य सब मिलके बनता है। तो पहली बात तो अलग तो अंतर यही हो गया कि फॉर्मेशन ही जो है अलग है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेंटर के जो नुमाइंदे होते हैं भाई, स्वाभाविक बात है सेंटर की योजनाएं जो होती है उनको एग्जीक्यूशन का भी काम होता है इनका, जिम्मेदारी। याद करो यूपीएससी ने इसी सेम लॉजिक पे क्वेश्चन भी पूछा है 2020 में, ठीक है। दूसरी बात ये स्वाभाविक बात है, ये यूनिटी का काम करते हैं, क्योंकि सब जगह अगर सोचो सेंटर से अगर डायरेक्शन जाता है तो पूरे इंडिया में जाता है, तो इससे क्या होता है कि यूनिटी बनी रहती है, और जो फेडरल स्ट्रक्चर उल्टा मजबूत होता है ना कि कमजोर होता है। तो सरकारी आयोग की ये रिकमेंडेशन थी। दूसरी बात, उसने राज्यपाल को लेके बोला कि देखो राज्यपाल एक तो पहली बात तो संवैधानिक पद है, परंतु लोग इसका क्या राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं, तो राजमन्नार आयोग ने भी यही लगाया था आरोप। तो ये बात सही भी है, राज्यपाल तो कठपुतली के रूप में होता है। तो सरकारी आयोग ने इसके रिकमेंडेशन दिया था, एक तो पहली बात कि वो नॉन पॉलिटिकल मेंबर होना चाहिए, जो भी आप राज्यपाल बना रहे हो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, एक्टिव पॉलिटिक्स से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तो मोस्टली ऐसा ही किया जाता है कि जो जैसे मान लो कि अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, पर तो अभी भी यूज करते हैं लोग,
ठीक है। दूसरी बात, सरकारी आयोग ने ये भी रिकमेंडेशन दिया था कि जो व्यक्ति जो राज्यपाल चुना जा रहा है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। तो आप मोस्टली देखना कभी उस राज्य का नहीं होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ उसने बोली थी कि जो भी अगर वो व्यक्ति है उसका मतलब गैर पक्षपात होना चाहिए, मतलब उसको ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए। पर करते हैं लोग, वो एक अलग बात है। अब देखो इसी क्वेश्चन से उठा के अगर आप देखो इसका थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हो तो यही क्वेश्चन देखो 2020 में आया, सरकारी आयोग को याद करो, उसमें पूछा था कि भाई किसी ने रिकमेंडेशन दिया था कि राज्यपाल एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी से होना चाहिए, ठीक है, या गैर तटस्थ होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था 2020 का, जाके देखना, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये आंसर भी यही है। अब ये कुछ चीज़ें समझो, कालकेर आयोग है, एक बार थोड़ा ना इनके बारे में सर्च करो एक बार फटाफट, डेबर आयोग क्या है। अनुसूचित जाति और ओबीसी में तो नहीं, ये बाबा कालकर है ना, ओबीसी में जो पिछड़े सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए ये कमीशन आया था। और ढेबर आयोग आया था अनुसूचित जाति और ओबीसी में पिछड़े लोगों का वो करने के लिए। एसटी नहीं सर, ढेबर आयोग एसटी और OBC। अरे सर्च करो एक बार, मुझे फटाफट बताओ, इनके बस इतना ही पता होना चाहिए किसके लिए बने थे, बस इतना देख लो। हाँ बताओ सर। जो ढेबर थे वो पीवीटीज ग्रुप जो है ना, कमजोर जातीय समूह, ये आए थे इनके लिए। और जो केलकर था वो पिछड़ा वर्ग का। देखो 2019 में ये क्वेश्चन आया पीवीटीजी के बारे में, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। कालकेर आयोग किसके लिए था? ये सर फर्स्ट आयोग था पिछड़ा वर्ग के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। हाँ ओबीसी के लिए। फिर याद करो मंडल कमीशन, बाद में मंडल कमीशन बनता है, उसके आधार पर याद करो रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। खेर आयोग किससे रिलेटेड है? सर और खेर हिंदी को बढ़ावा देना और अंग्रेजी को प्रभाव को कम करना सर। खेर आयोग ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये हिंदी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। सर फर्स्ट राजभाषा आयोग था ये। अच्छा, हाँ राजभाषा जो दिया गया था हिंदी को उस टाइम, क्योंकि हाँ इसका मैं बताता हूँ स्टोरी, ध्यान से समझो। जब भारत आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी का तो ये मानना था कि भाई हिंदुस्तानी भाषा जो है वो होनी चाहिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, ध्यान से समझना इस चीज़ को ना। तो गांधी के जितने फॉलोवर थे वो चाह रहे थे कि भाई राष्ट्रीय भाषा जो हिंदुस्तानी रहे। हिंदुस्तानी में क्या होता है, हिंदी प्लस उर्दू के दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, कुछ तबके थे ये कौन, ये जो आरएसएस वाले मेंबर, ये चाह रहे थे नहीं ओनली हिंदू रहनी चाहिए, हिंदी रहनी चाहिए, कोई मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, हिंदी रहनी चाहिए, जरूरत नहीं है उर्दू के नाम पे पाकिस्तान बन गया, हमें नहीं चाहिए, मतलब समझे, बहुत कट्टर विरोधी थे वो। अब जब ये बात हुई कि भाई हिंदी चाहिए, तो फिर दक्षिण के जो राज्य होते हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि भाई समझ बात, वो हिंदी नहीं जानते, आज भी देखो विवाद है, ये चीज़ याद रखना। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर इन्होंने जो दक्षिण के जो राज्य है ना, उन्होंने द्रविड़ राष्ट्र की मांग कर दी थी उस टाइम, मतलब अलग से एक राष्ट्र बनाने की। तो फिर अब स्वाभाविक सी बात है, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। तो फिर आखिर में नेहरू जो है सबने मिल बैठ के ये होगा कि अभी देखो जो परिस्थिति है अभी ऐसी नहीं है, अपन कुछ 15 शायद उसमें 10 या 15 साल का टाइम लिया गया था कि भाई 10 साल या 15 साल का था शायद एक बार देख लेना, कन्फर्म कर लेना ना। 15 साल के लिए अपन अभी जो है कि इंग्लिश को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ठीक है, ध्यान से समझना। परंतु अपन धीरे धीरे हिंदी को भी प्रमोट करते रहेंगे ताकि ये राष्ट्रीय भाषा बन सके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो फिर यही अपन आज वही लागू हो रहा है कि इंग्लिश को ही अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर इसको देखो राष्ट्रीय भाषा तो नहीं बनाया गया, फिर इसको राजभाषा बना दिया गया हिंदी को, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैंने वही बोला था, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पीजी राजमन्ना तथा 2 सदस्य पीसी रेड्डी तथा स्वामी पीएल मुद्दे। अब देखो ये पीसीएस में पूछता है, यूपीएससी मत नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना, ये रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1971 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में राजमन्नार आयोग ने संघ राज्य संबंधों में योजना आयोग की भूमिका को नकारने के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा राज्य में नियुक्त किए जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त किए जाने की सिफारिश की थी। धातु है कि काका कालकेर आयोग का गठन 1953 ईस्वी में भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान तथा उनके हित संवर्धन हेतु सिफारिशें देने के लिए किया गया था। ये याद रखना है, ईयर 1953 में ओबीसी के लिए। जबकि बीजी खेर आयोग 1955 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया राजभाषा आयोग था, और जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन रखो, बहुत काम आता है, ठीक है। अब देखो स्पीकर का देखो, अब ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ, 2022 में हुआ, 23 में हुआ, उससे पहले 18-19 में भी हुआ था। अब तो देखो ये है PYQ, यहाँ से फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है, पढ़ते हैं अपन। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। अरे नहीं, मैंने कितनी बार बोला है कि जो लोकसभा के जो मेंबर चुन के आते हैं उन्हीं में से ही चुना जाता है,
ना तो नॉमिनेटेड होता है, ध्यान से समझना, वो इलेक्टेड होता है मेंबर, ये चीज़ याद रखना, इलेक्टेड मेंबर होता है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय में सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह, अरे नहीं, वो उसी सदन के सदस्यों में से सदन के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो भाई जब सदस्य रहेगा तभी तो चुना जाएगा ना, गलत। आगे बढ़ो। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। मैंने देखो इसका पहले मैंने आपको स्टोरी बताया था, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे क्या होता है एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। मैंने पैसे बताया हूँ पहले भी। जैसे अभी मान लो कि अभी जो 2024 में चुनाव हुए थे, ध्यान से समझना। तो इससे पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, क्या नाम है उनका, राजस्थान से ओम बिरला, ठीक है। ध्यान से समझना। अब क्या होता है, प्रोसीजर समझो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब ओम बिरला, जैसे मान लो कि एक चीज़ याद रखना कि जब भाई इलेक्शन कमीशन जब डेट अनाउंस कर देता है ना, तब से जो है सरकार मतलब एक तरीके से सरकार के रूप में काम नहीं करती, वो अस्थायी सरकार के रूप में काम करती है, बस नाम मात्र की सरकार होती है वो, ठीक है। उसमें काम करती है वो, सब रहते हैं, जैसे वित्त मंत्री सब अपना अपना काम करते रहते हैं, पर अस्थायी सरकार होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। मतलब भाई समझो, देश तो चलाना ही पड़ेगा ना, तो राष्ट्रपति के नाम पे वो चलाते हैं, क्योंकि उस टाइम पूरी पावर राष्ट्रपति के पास चली जाती है, पर राष्ट्रपति के नाम पे चलाते हैं वो। अब देखो क्या होगा कि जो ये अध्यक्ष है, ओम बिरला जो अध्यक्ष है, ये सदन के आने का मतलब चुन के जो मेंबर आए हैं उनका इंतजार करेगा, ठीक है। तब से हटता नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ये रहेगा वहाँ पे, जितने भी सारे मेंबर आएंगे उनको शपथ दिलाने का काम करता है, ठीक है। शपथ दिलाएगा, नहीं इसमें से है ना, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। इसका ये काम होता है, प्रोटेम स्पीकर जो है उसको चुन के देता है, मतलब। और इसका ये होता है कि जो वरिष्ठ सदस्य होता है वही बन जाता है प्रोटेम स्पीकर। ऐसे मतलब ये परंपरा याद रखना, कहीं पे मेंशन नहीं है ये चीज़। तो प्रोटेम स्पीकर चुनेगा, ठीक है। फिर प्रोटेम स्पीकर जो शपथ वपथ दिलाता है, फिर यही चुनाव कराने का प्रोसीजर है। पर याद रखना ये तब तक रहेगा जब तक जो नई इलेक्टेड मेंबर नहीं चुन के आ जाते, तब तक ये रहता है। प्रोटेम स्पीकर को चुनता है, उसके बाद में हट जाता है, फिर उसका काम ये करेगा, फिर यही चुनाव करवाता है। ये सब सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। और ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा यूपीएससी में, ठीक है। तो ये भी गलत है कि भंग कर दिया जाए तो अपना पद छोड़ना होगा, नहीं, अरे पद नहीं छोड़ता है। यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है या नहीं हुआ? यही सेम क्वेश्चन पूछा है जो अपन किए थे पीवाई को, याद आया? मैंने उस दिन बोला था भाई जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। सोचो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत करने चाहिए। 1995 से इनसे करने से फ़ायदा मिलता है। अब जो डायरेक्ट एक क्वेश्चन का फ़ायदा मिल गया तो ठीक है। और इनको विशेष प्रस्ताव लाकर भी हटाया जाता है। 14 दिन पहले सूचित करना होता है सदन को। ठीक है। देखो अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं अपन। संविधान के अनुसार स्पीकर के विषय में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। तो मैंने बोला था पहले बात, ये बोल रहा है ना, नॉमिनेटेड होता है राष्ट्रपति के द्वारा, अरे नहीं, ठीक है। भी असत्य है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से अपना अध्यक्ष चुनेंगे, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। अनुच्छेद 94 संदर्भ में स्पष्ट कहता है कि नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पूर्व स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा, ये भी मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ बजट पर। सर इनमें अनुच्छेद भी दे रखे हैं, इनको भी लर्न करना है? नो रिक्वायरमेंट। आज तक कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भाई? बस ये कॉन्सेप्ट समझो बस, ठीक है। अब आ जाओ बजट पर। संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित खतरों में कौन सी बात सही नहीं है? गलत पूछ रहा है। अब देखो इसमें गलत पूछा तो तीनों जो स्टेटमेंट जो सही होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो आगे यूपीएससी रिपीट करेगा उसको, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। अरे क्या बात कर रहे हो? अगर संसद नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगी? जनता का प्रतिनिधित्व तो कहाँ पे होता है? सवाल बात है, जनता प्रतिनिधित्व कहाँ पे है? संसद में। संसद ही बजट नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा फिर? तो ये गलत है, यही इसका आंसर तो यही है। पर इसका मतलब ये आगे जो दिया है वो तीनों सही दिया है। संसद को समेकित निधि, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड, देखो ये संचित निधि हो गई। समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। हाँ भाई, टैक्स को बढ़ाने का काम किसका आता है? जब टैक्स बढ़ेगा तो सबसे बात है कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया में पैसा भी बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, सही है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आगे क्वेश्चन बन सकता है इनमें। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। देखो जैसे मैं एक बताता हूँ, एक चीज़ ध्यान से समझना। जैसे मनी बिल जो होता है ना, ध्यान समझना। पहली बात तो एक चीज़ याद रखो, मनी बिल जो है इसको कौन भाई मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर डिसाइड करता है, ये चीज़ याद रखना पहली बात। परंतु याद रखना कि जो मनी बिल जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के सिफारिश के बाद ही वो सदन में प्रस्तावित किया जाता है। इसीलिए जो है मनी बिल को जो है राष्ट्रपति इनकार नहीं करता।
तो ये बात सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति नहीं है, प्राप्त नहीं है, एकदम सही बात है। समझ में आया? वो चीज़ याद रखना है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर दिया क्या? चलो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बजट पर संसद के नियंत्रण निम्नलिखित प्रकार से होता है। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, हाँ ये होती है, ठीक है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना यदि वो एक ही चीज़ें आरोपित या वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब वही समझ बात है। जब तक आप मनी बिल हो गया, जब फाइनेंस बिल हो गया, आप राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही लाते हुए चीज़ याद रखना। विधानमंडल की स्वीकृति के लिए बजट तैयार करना केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है, ये चीज़ याद रखना। कराधान पर विधायी विशेषाधिकार, व्यय पर विधायी नियंत्रण तथा वित्तीय मामलों पर कार्यपालिका द्वारा पहल संसदीय वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के कुछ मूलभूत सिद्धांत है। तो ये अपन ने किया भी था कि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है आगे जाके भी। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 56 था ना। अब इधर आ जाओ। अब देखो ना, अभी देखो 3-4 पेपर होंगे जिसमें उसके बाद में देखो ना रिपीट होंगे, सब यही सेम चीज़ें क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे आगे जाके। निम्न में कौन सा कथन सही है? अब एक एक ध्यान से पढ़ना। अब देखो यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट हुए हैं सारे। न तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है, न ही योजना आयोग। क्या बात करें, अरे वित्त आयोग तो है, आर्टिकल 280। हाँ, योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। योजना आयोग, अब नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही बना था, ये तो गलत हो गया। ठीक, आगे देखो। वित्त आयोग का क्षेत्र तो बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, ठीक है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पूंजीगत और राजस्वगत दोनों अपेक्षा की जाती है। क्या बात करें, पहली बात तो वित्त आयोग का काम ये बजट का होता ही नहीं। मैंने क्या बोला, वित्त आयोग का काम क्या होता है? देखो कितनी बार ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। देखो राष्ट्रपति, पहली बात याद रखना कि राष्ट्रपति जो है इसको तैयार करता है, नॉमिनेट करता है वित्त आयोग को। तो फिर इसका काम ये होता है कि टैक्स जो संचित निधि में टैक्स आयोग कैसे सेंटर स्टेट में बटेगा और स्टेट स्टेट में क्या बटेगा, वो फॉर्मूला देता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति अगर और उनसे किसी चीज़ पे सलाह मांगे तो वो भी करके देते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। अपन पढ़ेंगे, वो चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर ये चीज़ याद रखो, ये रट जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो गलत है भाई, बजट के राजस्व खंड ये लिमिटेशन कर रहा है भाई, टैक्स पर ड्यूरेशन कौन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखना है ना, जैसे अभी एनके सिंह जो बने थे, देखो एक चीज़ याद रखना। तो पहली बात तो अगर आप इसके देखोगे क्वालिफिकेशन भाई राष्ट्रपति किस आधार पे चुनता है, तो भाई एक आर्थिक क्षेत्र में जो है वो विद्वान होना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरी बात देखो, वित्त आयोग जो होता है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बनता है, जैसे हर 5 साल के लिए बनता है कि 5 साल के लिए क्या फॉर्मूला तय करेगा। जस्ट स्वाभाविक सी बात है कि ये देखो आयोग है, आयोग बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सर्टेन टाइम रिकमेंडेशन के लिए बनता है। और ये योजना आयोग का मेंबर क्यों नहीं हो सकता, उसमें क्या दिक्कत है? सदस्य नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल दिए। क्योंकि ये तो भाई जैसे ये एक चीज़ याद रखना, जैसे अभी कोई आप IAS अधिकारी बन जाते हो, ध्यान से समझना। IAS अधिकारी बन गए तो आपको सरकार ने बुला लिया कि आप आओ कि मुझे जैसे बात जनजातियों के मामले में आपको कुछ सलाह दो, रिकमेंडेशन। मुझे बताओ कि IAS नहीं रहेगा क्या? वो IAS रहता है, बस वो सरकार कुछ टाइम के लिए बुलाई है उसको, वही सेम चीज़ है। ये चीज़ याद रखना, हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। कोई जरूरी नहीं, हो ही नहीं हो सकता है, परंतु ये चीज़ याद रखना। तो ये गलत हो गया। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों के परस्पर अतिव्यापित नहीं है भाई, समझ पाते। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। इसका मैंने क्या बोला, टैक्स का डिवोल्यूशन कैसे होगा। योजना आयोग कहता है प्लानिंग करता है कि कैसे राज्यों का विकास होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? नो, छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं इतना एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर अपना आराम से लक्ष्मीकांत में पढ़ लेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, निम्नलिखित में किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में ही आते हैं? अब याद करो, इसी सेम लॉजिक पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। देखो इससे बता रहा हूँ, देखो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कितने बने। देखो एक तो याद रखो, मूल अधिकारिता होती है। मूल अधिकारिता में ओनली कौन सुनता है? ओनली सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ये अपने क्वेश्चन किया था 2-3 बार, उधर भी रिपीट हुआ था, ठीक है। तो मूल अधिकारिता में कौन कौन से आते हैं? सेंटर और स्टेट के, और स्टेट और स्टेट के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है, या स्टेट और एक से अधिक अगर कोई स्टेट है, या ये सेंटर या एक से अधिक राज्य है उनके बीच में। अब समझ में आता है, केंद्र और राज्य के बीच के विवादारी ये तो मूल अधिकारिता ओनली सुप्रीम कोर्ट सुनता है। गलत। राज्य के परस्पर विवाद ये भी कौन सुनता है? ओनली उच्चतम न्यायालय सुनता है। हाई कोर्ट क्यों सुनेगा उनके बारे में? मूल अधिकारों संरक्षण, हाँ ये तो जरूर है भाई। आर्टिकल 32 के तहत तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पर आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। ये बात तो सही है। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, याद करना, संविधान के उल्लंघन से अगर संरक्षण होता है तो आपको डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, याद करना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, मूल अधिकारों के लिए जरूर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो।
संविधान का उल्लंघन संरक्षण याद रखना, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने, ये को याद आया वो क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था, संविधान का एक्सप्लेनेशन किसका काम होता है? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। तो भाई सभी बात है, संवैधानिक उल्लंघन हुआ है नहीं हुआ है वो कौन डिसाइड करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आगे जाके। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझो, पहली बात यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर, मैंने वही अभी जो चीज़ समझाई थी। देखो अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका देखो ये थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है, ये समझ ले तो आप कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो अमेरिका में सबसे पहली बात तो राज्य जो थे वो सब मिलके एक साथ आते हैं, फिर वहाँ पे अमेरिका बनता है। ठीक है, भारत में ऐसा नहीं था, भारत में पहले सेंटर था, पे याद करो राजा रजवाड़ों उनको सबको जोड़ा गया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और अमेरिका की अलग होती है। भारत में क्या है, सबकी नागरिकता एक ही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, भारत में जुडिशरी कैसे होती है? जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट में फॉलो होता है, ठीक है, और उधर भी फॉलो होता है। दूसरी बात, आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ सबका अलग अलग है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें याद रखो। ठीक है, अब देखो ये सारी डिफरेंस भी है, क्या एक ही नागरिकता है? ये तो गलत हो गया ना। भारत में स्वाभाविक सी बात है, भारत में एक नागरिकता है, वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप होती है, मतलब दो नागरिकता होती है, एक राज्य की होती है, एक अमेरिका की होती है। गलत। संविधान की 3 सूचियाँ होती है, ठीक है, ये तो भारत में है ना संविधान की, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखना वहाँ पे ओनली 2 ही होती है, केंद्र और राज्य, बस। इसीलिए तो बोला जाता है कि ना अमेरिका की जो राज्य है ना वो ज़्यादा पावरफुल है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, वहाँ पे 2 ही होता है, वहाँ पे समवर्ती सूची के नाम पे ऐसा नहीं होता। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र कानून बना सकता है, ये चीज़ याद रखना। केंद्र और राज्य दोनों मिला के कानून बना सकते हैं। इसके अलावा एक और होती है भारत में, तुम्हें पता है, ये अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, जो मतलब मान लो कि कोई नया सब्जेक्ट अगर इमर्ज हो गया तो उसमें सेंटर ही कानून बना सकते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो क्यों स्टेटमेंट गलत हो वो चीज़ ध्यान से समझ। न्यायपालिका ड्यूल जुडिशरी, न्यायपालिका दे देता। ठीक है, अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये भारत में तो नहीं होता, ये अमेरिका में होता है। तो ये बोला समान रूप से चाहिए। भारत में एक चीज़ याद रखना, ड्यूलिटी नहीं होती, समान रहता है। हाई कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हाई कोर्ट पे भी लागू होते हैं, पर वहाँ पे याद रखना वहाँ के अलग अलग होते हैं, राज्यों के अलग होते हैं, वहाँ पे अलग पाया जाता है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत में होता है। सॉरी, ये मतलब भारत में भी है और साथ के साथ अमेरिका में भी है। अब जैसे है ना, अभी देखना अभी क्या हुआ था वहाँ पे, जब ये ट्रम्प था ना, ट्रम्प जब पहला कार्यकाल ख़त्म करके जाता है तो उसके बाद वो याद करो कि इसके उपद्रव करते हैं, इसके जो सपोर्टर होते हैं, तो वहाँ का जो है भाई, ये क्या संवैधानिक रूप से गलत है सही है, उसका डिसीजन तो ये लेगा ही ना। अब वो कोई राज्य का तो नहीं ले सकता ना उसमें। तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो भारत में भी यही करता है भाई। संविधान का जब उल्लंघन, देखो अभी जस्ट इसी पिछले वाले स्टेटमेंट में अपने पढ़े हैं, संविधान को उल्लंघन से संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ का भी वो समझ पाता है, वो कोई राज्य का तो नहीं करेगा ना। तो दोनों में ये सेम है, और ये चीज़ याद रखना। इंडिया में भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका वो जांच करती है। हाँ, समझ पाते। राज्य कैसे कर सकते हैं, आप खुद ही सोचो ना, राज्य कैसे कर सकते हो? अब ये लॉजिक सोचो ना हमेशा। अब देखो, संविधान के निर्वचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान से प्रभावित है, ये चीज़ भी याद रखना। ये अपन कहाँ से लिए हैं? अमेरिका संविधान से लिए, तो वहाँ से सेम होगी। यह मूल अमेरिका संविधान का अंग नहीं था, परंतु ये मार्बरी बनाम मेडिसन के बाद में न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया, मतलब अमेरिका में बाद में ऐड किया गया था, भारत ने वहाँ से सीखा है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। दल परिवर्तन विरोधी विधियों किस राज्य में 1972 में? देखो अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपको हिस्ट्री में इसका समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो पहले क्या हो रहा था कि जब भी देखो, मतलब सभी बात है, सरकार बनाने के लिए लोग मतलब होता है ना कि तोड़ मोड़ की राजनीति करते ही हैं। तो पहले तो ये था कि 10% वाला रूल था। ठीक है, कि भाई 10% की, जैसे मान लो ए पार्टी है जिसके 10 मेंबर है, ठीक है, और एक बी पार्टी है, ठीक है, उसके पास मान लो कि 25 मेंबर है, उसको मान लो बहुमत के लिए 2 मेंबर और चाहिए। तो ऐसा होता था कि 10% अगर पीपल अगर यहाँ से चले जाए उसमें, तो ये मतलब उस पर वो नहीं लगता था कि भाई उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो लोग क्या कहते हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे थे, आराम से बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा रहे थे। फिर राजीव गांधी ने क्या किया था, 1985 में संविधान संशोधन लाया था, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये चीज़ याद रखना। उसके तहत ये प्रोविज़न किया गया कि भाई ऐसे तो क्या होता है कि सरकारें ख़त्म कर देते थे ना, लोग पावरफुल पैसों के नाम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। तब याद रखना कि 10वीं अनुसूची उस टाइम जोड़ी गई थी, इसके बाद ही जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची 1985 के बाद।
दूसरी बात आना, फिर इसमें भी वही था कि 10% था, फिर बाद में जाके इसमें चेंज अमेंडमेंट होता है, फिर 2/3 किया जाता है। अभी जो अगर आपको करना होता है तो 2/3 तरीके से आप किसी पार्टी को मर्ज कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। अब इसके लिए अपने इंपॉर्टेंट क्या हो गया, 10th अनुसूची जो है इसमें जो दिया है वो इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, भारतीय संसद द्वारा श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 पारित करके संविधान में उससे संबंधित नई 10वीं अनुसूची शामिल करके दल बदल को अवैध घोषित कर दिया गया था। अब एक चीज़ तो ये चीज़ याद रखना, जैसे याद करो 2019 का क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि वह जो 9वीं अनुसूची कब किसके शासनकाल में आई थी, तो वैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना कि 10वीं अनुसूची राजीव गांधी के काल में आती है, पहले क्वेश्चन यहाँ से जो बनने का चांसेस है। परंतु इसके पूर्व ही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा, ये छोड़ो, ये को हम अपना काम करेंगे हैं। अब यहाँ देखो, 91वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा संसद ने पुनः दल बदल विरोधी प्रावधानों में संशोधन तथा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्वाचित सदन का कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित रखने का प्रावधान किया था। एक बार थोड़ा देखो, मुझे है ना जहाँ तक पता 2/3 मेंबर है ना, 2/3 मेंबर जब तक छोड़ के नहीं जा सकते, तब देखो पहले क्या हो रहा है, मतलब ये हो सकता है, एक बार देखो, पर मुझे जहाँ तक याद है ना 2/3 मेंबर अगर पूरे के पूरे चले जाते हैं तब वो पार्टी खत्म हो जाती है, पर अगर 2/3 मेंबर नहीं गए तो याद रखना वो पार्टी के बनी रहती है। अगर ऐसे कोई छोड़ के भाग रहा है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। जैसे मान लो कि 10 में से मान के चलो 6 मेंबर चले गए, अभी जैसे मान लो कांग्रेस के हैं 10 मेंबर, वो बीजेपी में 6 मेंबर चले गए, तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर इस पर नहीं लागू होता दल बदल कानून। एक बार सर्च करो, मुझे जहाँ तक 2/3 है, ये 15% नहीं, ये हो सकता बाद में अमेंडमेंट और हुआ हो, एक बार देखो इसको, और मुझे जहाँ तक याद है 2/3 है। सर्च करो, कोई देख रहा है? अरे चीजें क्लियर, सर देख रही हूँ। हाँ क्लियर करते चलो साथ के साथ, क्यों जरूरी है। मुझे जहाँ तक पता है 2/3 होता है, अगर 2/3 होता है ना तब ये फिर दल बदल कानून नहीं लगता उस पर, अगर उसे कम आता तब फिर होता है, क्या नाम, एंटी डिफेक्शन लॉ। अयोग्यता के लिए है ना? हाँ हाँ 2/3। हाँ ये चीज़ यार, 2/3 में, वही तो मैं बोला, मुझे याद है। अगर देखो ध्यान से समझना, अगर 2/3 मेंबर अगर चले जाएंगे तब नहीं लगता है, पर अगर 2/3 से मेंबर से कम है तब याद रखना कि अयोग्यता हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें, यही क्वेश्चन बार बार वो पूछेगा आगे जाके भी। चलो ठीक है, निम्न में कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची मैंने क्या बोला था, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पॉपुलेशन कंट्रोल राज्य सेंटर एक साथ नहीं कर सकता बिना राज्यों की सहायता के, तो ये तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अरे ये भी तो था। पब्लिक हेल्थ भी तो इसी में आता है ना, ये किसका पब्लिक हेल्थ किस में आता है, अरे आजकल शायद इसमें है, वो ऊपर वाले का मिल गया क्या सर आंसर? अरे हाँ 2/3 ही है वो। हाँ 2/3 अगर किसी में चला जाता है तो वो दल बदल नहीं होगा, के कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, वो वैध माना जाएगा। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये थोड़ा पुराना डाटा है इसमें, पर मुझे याद है, देखो ये भी है ना उसी में आता है, समवर्ती सूची में आता है। कैपिटल टैक्स याद रखना कि ये सेंट्रल लिस्ट में आएगा, ट्रेजरी ट्रो ये हो सकता है राज्य सूची में आए। एक बार देखो ये किस किस में आता है, ये पता होना चाहिए। ऐसे भी जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाया ना उसमें दिया है, ये राज्य सूची में कौन है क्या है, वहाँ पे भी कर लेंगे अपन। देखो ये है जो स्वाभाविक बात है, ये आ रहा है सेंटर प्लस स्टेट, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है, ये भी है ना कॉन्करेंट लिस्ट में है अभी, शायद ये बोल भी रहा है यहाँ पे। एक बार देखो ये किस में, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में है, देखो अब क्या 2024 में क्वेश्चन आया था, तो ये थोड़ा आना चाहिए। अब क्या देखो, अब क्या पूछ लिया था उसने क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक बार देखो ये कैपिटेशन टैक्स किस में आता है, ट्रेजरी ट्रो किस में आता है, ये मुझे जहाँ से लग रहा है राज्य सूची में आएगा, ये जो है सेंटर सूची में आएगा, और ये समवर्ती सूची में आएगा। देखो एक बार कौन किस किस में आ रहा है, मिला नहीं है क्या डायरेक्ट? सर ये पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये आ रहा है स्टेट लिस्ट में। अच्छा ये स्टेट लिस्ट में है, यस सर। ठीक है ठीक है, तो ये देखो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये स्टेट लिस्ट में है, ये दोनों देखो, ये दोनों किस में है, बस इतना ही काम करना। देखो ये चीज़ रखना, बस ज़्यादा R&D करने में, फिर अपन तो चैप्टर वाइज तो करेंगे। ये कैपिटेशन टैक्स आता है राज्य सूची में। अच्छा ये और ये
ट्रेजरी ट्रोवर आते हैं सर ये संघ सूची में। अच्छा, सेंट्रल में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला सेंट्रल। और सर ये पॉपुलेशन कंकरेंट में आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन में यही पूछा था, तो ये कॉन्करेंट में, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता याद रखना स्टेट का है, ठीक है, स्टेट राज्य सूची का है। कैपिटेशन टैक्स भी राज्य सूची का है। ट्रेजरी ट्रो याद रखना कि सेंट्रल मतलब संघ सूची का है, और ये जो है समवर्ती सूची का, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ इधर, ये इकोनॉमी पार्ट हो गया, चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। 1993। अब देखो आगे जाके धीरे धीरे क्वेश्चन कम होते जाएंगे, टाइम कम लगेगा, कोई नहीं, अभी लग रहा है तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं। चलो आगे 1994 का करते हैं अपन। देखो अच्छे क्वेश्चन थे, देखो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो ये चीज़ याद रखना। पहले 150 क्वेश्चन आते थे। चलो 94 में अपन पॉलिटी वाला पार्ट ओपन करते हैं। आ जाओ इधर, देखो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का, देखो ये भी यूपीएससी ने आगे जाके उधर पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। संविधान के कुछ ऐसे लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। हाँ, यही तो बात आया था केशवानंद भारती केस में, याद आया कि उसमें भाई कोई भी हो अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बेसिक मूलभूत ढांचे होते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों को ना तो कम किया जा सकता, नहीं उसे छीना जा सकता। अरे क्या बात कर रहे हो, कम भी किया जा सकता है। याद करो जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये गलत हो गया। 368 संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। अरे नहीं, उसमें 2-3 तरीके होते हैं, सीखेंगे, वो एक चैप्टर ही है पूरा उसका। ये भी गलत है। संविधान के उद्देश्य का संशोधन नहीं किया जा सकता, क्या बात करें, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो हुआ ही है ना, ठीक है। तो वही याद रखना, देखो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में किया गया था। न्यायालय ने उसमें कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद को संशोधन की शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण हैं जिन्हें निराकृत कर या आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता याद रखना आर्टिकल 19 के तहत होगा। अब आर्टिकल 19 में भी किस में होगा, अब ये चीज़ समझनी है। तो याद करो उसमें किसके, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पे है, आर्टिकल 1A किस में है, 19(1)(a) में है सर, 19(1)(a), ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रत्याभित अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में नहीं है। अरे नहीं, यही आंसर है। ये तो क्वेश्चन घुमा दिया। चलो ठीक है, देखो एक तो पहली बात है कि 19(1) में तो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो संविधान के अनुच्छेद 361, ये तो गलत हो गया। देश में विधि के शासन के परिवर्तन से उद्भूत होता है, ऐसा कुछ ही नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो है कि वो उसी में दिया है 19(1)(a) में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 91A में विशेष रूप से उपबंधित है। ये क्या बोला, संविधान के अनुच्छेद 91A में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में नहीं है, नहीं। इट इज इम्प्लाइड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड बाय द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे नहीं, प्रोवाइड होता, गारंटी से ही होती है। देखो अगर गारंटी होती है ना तो यार रखना, फिर उसको छीन ही नहीं सकते। पर मुझे बता कि समाचार पत्रों पर क्या प्रतिबंध नहीं लगता है ना। अरे समझ में आया, सर ऐसा लगता है। हाँ, दूसरी देखो गारंटी तो मतलब ये हो गया तो वो छीन ही नहीं सकते। प्रोवाइड किया जा सकता है कि आप जब तक, देखो ध्यान समझना, मैं जब तक चाह रहा हूँ आप इंजॉय करो, पर जब मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन कंट्रोल भी किया जा सकता है, और वो होता है, वो उसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो भारत के संविधान में समाचार पत्रों प्रेस की स्वतंत्रता अलग से किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 1K में द्वारा प्रत्याभित विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित है। अरे रुको, ये तो गलत, रुको 1 मिनट, एक बार वो खोलो, आर्टिकल 19 खोलो जाके। ये जो हमारे एक्सप्रेशन बोलने की जो आजादी है ना सर, वो उसी में हमारा आता है 19(1)(a), यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अलग से नहीं दिया गया है। मतलब इसका ये कि वाइडर जब इसका आप एक्सप्लेनेशन करते हो ना तब आता है ये, मतलब अलग से उसका स्पेशल प्रोविजन नहीं किया। हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी जो है ना,
प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में देता है। ये डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। इसका मतलब तो ये हो गया कि इसी में लिखा है, पर इसमें तो नहीं लिखा है, इसमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखा है ओनली बस। वही तो मुझे नहीं लग रहा, ये दोनों तो सेम बात ही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ ये बात होगी ना विशेष रूप से, तो विशेष रूप से इसलिए बोला गया है। ये तो इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका एक्सप्लेनेशन करोगे जब जाके ये है कि ये मिलता है आपको समाचार पत्रों का स्वतंत्रता का अधिकार, ये चीज याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा, ध्यान समझो। अलग से किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया, ये बात सही है, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 कैम में द्वारा प्रत्यापित विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित है। जब आप उसको वाइडर रूप में देखते हो ना, तो वहाँ पे आपको जाके मिलता है ये अधिकार। ये याद रखना कि ऐसा स्पेशल उसमें मेंशन नहीं किया गया है, विशेष रूप से कि उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष मैंने बोला ही था अभी, ये तो होता ही है। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष भाई कौन होता है, याद है? अरे जैसे मतलब पहले कौन, जैसे अभी नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? जैसे अमिताभ कांत थे, ठीक है, पीएम। एक IAS अधिकारी होता है ना, उसको PM चुनता है, ये चीज याद रखना। CEO होता है सर, नीति आयोग एक CEO होता है। अरे हाँ, वो IAS अधिकारी इन्हीं को चुना जाता है। हाँ, ये याद रखने का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो सब ठीक है, तो ये गलत होगा, जैसे दूसरा काटोगे तो आ जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ, सॉरी अब देखो इंग्लिश यहाँ पे गलत है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री को नियुक्ति करना जो है, जैसे हमारा दिल्ली में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब याद करो, उस दिन भी अपन ये क्वेश्चन किए थे, तो उसमें यह था कि भाई राष्ट्रपति के बिहाफ में कौन करता है? उपराज्यपाल करता है, पर होता किसके बिहाफ में है? ठीक है, तो ये चीज याद रखना। हाँ, तो ये भी होगा, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, संविधान के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष व 4 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। ये चीज याद रखना है, तो मैंने बताई दिया था। वित्त आयोग का कार्य केंद्रीय कर राजस्व तथा केंद्रीय सहायता अनुदान में राज्यों के हिस्से को निर्धारण करना है। यही तो मैंने बोला था, टैक्स का डिवोल्यूशन किस तरीके से होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की बात इसी संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पर विधानसभा का अस्तित्व है के मुख्यमंत्रियों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखो ये वाला तीसरा इसलिए सही है। ज्ञात है कि दिल्ली तथा पांडिचेरी ऐसी केंद्र शासित क्षेत्र है जहाँ पर विधानसभा के गठन का प्रावधान है। याद रखना, अभी जम्मू कश्मीर भी है, ये चीज़ माइंड में लेके चलना, वो भी केंद्र शासित प्रदेश ही है अभी। ठीक है, जहाँ पे विधानसभा है, तो अभी ऐसे इस टाइम तीन वो है ऐसे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है। इन दोनों संघ राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो वही चीज़ है, ये योजना आयोग की जगह सेम नीति आयोग का भी यही सेम है। तो याद रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन चुनता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, कथन दिया, देखो याद करो, देखो यूपीएससी ने जो पुराना पैटर्न है ना, यहीं से अपनाया है, जो आजकल आ रहा है कथन कारण वाला, याद आया? ये इधर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। कथन है, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों को बहुमत पाने वाले। हाँ, सभी की बात है कि जो आप जैसे ध्यान समझना, जैसे 543 में से किसने ज़्यादा सीटें लाई है, वही तो बनाते हैं ना सरकार, ना कि ऐसा नहीं। जैसे याद करो, जैसे अभी वोटिंग परसेंटेज आता है, बहुत बार ऐसा होता है कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है पर सीटें कम मिली है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब ये दूसरा उसका कारण है, देखते हैं। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की आपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो पर ये उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो दोनों सही है, ये भी बात सही है कि बहुमत प्रणाली पर क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा वोट आ जाता है वही जीत जाता है ना। आधार निर्वाचन प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर परिणाम का निर्णय होता है, ये बात तो सही है, परंतु इसके आधार पर इसलिए होता है कि सरकार कौन बनाएगा। सरकार कौन बनाता है? जो सबसे ज़्यादा सीटें लाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों है सही। अब देखो ये दोनों गलत हो गए, पर क्या ये इसकी मैंने कितनी बार बोला क्योंकि लगा के हमेशा देखना, क्योंकि ऐसा होता है क्या? बहुमत प्रणाली पर आधार निर्वाचन में प्राप्त मतों के अपेक्षित बहुलता के आधार पर परिणाम का निर्णय नहीं, उसका कारण होता है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें जुड़ा पाता है मतलब सरकार के लिए, ठीक है, तो उसको जो है सरकार में वो मिलता है, ना कि उसको नहीं मिलता। तो इसका क्या आंसर होगा? बी होगा। क्यों होगा? ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
भारत की लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में निर्धारित कुल सीटों में से सदस्यों का आधे से अधिक का बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन ही सरकार बनाते हैं। ये चीज़ याद रखना। अगर ये चीज़ यहाँ लिखी होती ना तब फिर ये आंसर आता। अगर ये वाली लाइन लिखी होती थी यहाँ पे, चुनाव में पड़े कुल मतों के बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को बिना सीटों का बहुमत प्राप्त किए सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिलता। वही मैंने बताया, जैसे कांग्रेस को बहुत बार ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज तो ज़्यादा पर उनको सीटें नहीं मिलती है। बहुमत प्रणाली पर आधारित चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी होता है। ये चीज़ भी याद रखना कि बस जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले। याद करो इसी कॉन्सेप्ट पर पहले भी क्वेश्चन पूछा है 2011-12 में। मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर प्रत्याशित्व की हार जीत निश्चित होती है। ये बात सही है। देखो ये क्वेश्चन देखो, पॉलिटी देख लो, सारे रिलेवेंट है, कुछ ही क्वेश्चनों को छोड़ के। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो उधर भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कौन सा कथन सही है, ध्यान से देखो। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा करती है। अरे याद करो, 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं वो तो राष्ट्रपति करता है ना। गलत। आगे देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ये तो बात है, याद रखना ये चीज़। देखो ये गलत क्यों है। पहली बात तो याद, ये बात तो सही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु याद रखना वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना। और ये क्या बोला कि अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये तो गलत बात हो गई ना। ठीक है, अब आगे देखो, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है। ठीक है, क्या है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य में लड़ सकता है। याद करो, इस पे भी क्वेश्चन बना था। ये बात सही है, मैंने बोला था मोदी देखो यहाँ वाराणसी से लड़ रहा है, बस उस मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उसका बस। पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। अब देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये अब चेंज हो गया है, पहले था ऐसा। अभी जो है प्रेजेंट में बताऊँ क्या नियम है। जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे विदेश मंत्री है ना जयशंकर, जब ये अभी जो पिछले सरकार में जब मंत्री था तो इसको कहीं से बंगाल से लड़ा के लाए थे। इसका मतलब वहाँ की विधानसभा के द्वारा, बंगाल से नहीं कहीं से भी। फिर अभी गुजरात से इसको चुना गया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये गुजरात का है। अब ये नियम चेंज हो चुका है, ये चीज़ याद रखना। अब दोनों के लिए सेम रूल है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ के राज्य के मेंबर हो तभी आप चुन के आ सकते हो। ये चीज़ याद रखना, समझ में आया? ये चीज़ याद रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये चेंज हो चुका है, ये भी गलत हो जाएगा अगर उस प्रेजेंट के सेंस में देखोगे तो आप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्यों गलत है, भारत के संविधान में राज्यसभा का नामी सदस्य ही मंत्री पद पर नियुक्त सदस्य की मंत्री पद नियुक्ति के स्पष्ट शब्दों में निषेध है। अरे क्या बात करोगे देखो उल्टा सोचो कि मनमोहन सिंह तो डायरेक्ट वो प्रधानमंत्री बन गए, ये बोले मंत्री नहीं बन सकते, तो गलत है। सारे स्टेटमेंट गलत है अभी प्रेजेंट के सेंस में देखोगे तो। याद रखना, राज्यसभा का जो सदस्य है वो भी कहीं से भी चुना जा सकता है, वो राज्य वाला नियम अब नहीं लगता है। देखो मैं बोल रहा था, देखो प्रश्नकाल के दौरान सही था, परंतु वर्ष 2003 में संशोधन सरकार ने राज्यसभा के राज्य के निवासी होने की बाध्यता समाप्त कर दी है। ये चीज़ याद रखना, तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि गलत। ठीक है, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय। अब देखो ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन कितनी बार पूछा उधर, याद आया? ये डायरेक्ट सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बात देखो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान परिसंघीय। भाई फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहाँ पे होगी? फेडरल स्ट्रक्चर किससे बनेगा? सेंटर और स्टेट से। अरे संविधान लिखित है अन्य में, इससे क्या मतलब है? और पहली बात मुझे बताओ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबल। हाँ, तो ये तो गलत हो गया ऐसे भी। दूसरी बात, परिसंघीय की बात आती है ना, हमेशा याद रखना, फेडरल की बात आएगी तो फेडरल सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन की बात करता है। और याद करो समवर्ती सूची में क्या किया गया है? पावर ऑफ सेपरेशन किया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, बस आंसर। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, जुडिशियल स्वतंत्र, उससे क्या मतलब है परिसंघीय होने का? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना, हाँ ये तो अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, याद रखना, ये बात स्टेटमेंट सही है, परंतु ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। भारतीय संघ व्यवस्था पर भली भांति दृष्टिपात करने से जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि यद्यपि हमारे संविधान का स्वरूप संघात्मक है तथापि उसकी आत्मा एकात्मक है। हाँ एकदम सही बात है। दूसरे शब्दों में, जहाँ एक तरफ संघात्मक व्यवस्था अपनाने पर भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर अधिक है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। हाँ क्यों? एक चीज़ याद रखना हमेशा, एक तो सेंट्रल स्टेट का तो बटी तो है पावर, साथ ही अनुसूची के तहत, परंतु जब इमरजेंसी जैसे प्रयोजन लगते हैं तो याद रखना कि सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एक संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए कुछ शर्तों का होना आवश्यक है, जैसे लिखित व अन्य में संविधान, शक्तियों का विभाजन। देखो ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, पर भारत में सभी बात अन्य में नहीं है ना, रिजिड नहीं है ना,
शक्ति का विभाजन, पावर ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, तो यही तो आंसर था वो। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, उपयुक्त। अब देखो यही यूपीएससी क्वेश्चन आगे जाके पूछे हैं ये सारे के सारे। ठीक है, सबसे मेन तो है, देखो ये भी सही है, ये गलत नहीं है, परंतु यार अगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये है परिसंघीय के बारे में, तो वही बताएगा ना। चलो, केंद्र राज्य संबंधों विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? इसके पीछे एक स्टोरी है, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ध्यान देखो। चलो ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों विशेष रूप से किस प्रसंग में, यह ना किसी ने क्रिटिसाइज किया था कि भारत और मतलब शायद लक्ष्मीकांत मिलेगा नहीं मिलेगा, पर मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। कि जैसे अभी क्या होता है म्युनिसिपल में, क्या होता है कि जैसे आप, चलो ठीक है अभी तो कुछ थोड़ा बहुत पावर दे दिया गया, परंतु अभी भी कहाँ देखो म्युनिसिपल, जैसे मतलब वही हो गया, पंचायती राज सिस्टम है, नगर पालिका सिस्टम है, इसमें राज्य क्या करते हैं, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो वो अपने पास पावर रख लेते हैं, जब मन चाहता तब दे देते हैं, तब चाहता नहीं देते हैं। तो यही चीज़ इसने पूछा है कि भाई केंद्र राज्य संबंध में भी ऐसा ही होता है, जब राज्य का मन करता है तब कभी शक्तियाँ दे देता, कभी शक्तियाँ राष्ट्रपति शासन लगा देता, छीन लेता है। तो इसीलिए किसी ने कमेंट किया था, मतलब ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो किसके सेंस में बोला है कि ये है जो राज्य को नियंत्रण करने में, वित्त के मामले में जो है नियंत्रण करने के बारे में। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के रूप में, अरे नहीं, लेजिस्लेचर पे इसीलिए कंट्रोल रहता है सेंटर का। वित्तीय मामले पर राज्य पर केंद्र नियंत्रण, हाँ ये एकदम सही बात है, याद रखो। जैसे अब जैसे वित्त आयोग है, वित्त आयोग किस आधार पर क्या अनुशंसा दे रहा है, ये केंद्र पर निर्भर करेगा ना। जैसे अभी जीएसटी आया था, देखो 5 साल के लिए सरकार पर उसमें निर्भर रहना पड़ा राज्य को, तो यही वाली बात है। प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र 9, योजना प्रक्रम में नहीं, ये चीज़ याद रखना, वित्त के बारे में ही है। वही है कि भाई उसको सेंटर पे डिपेंड होकर रहना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये विशेषण वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा जाता है, क्योंकि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्र के हिस्से में जाता है। याद करो, शेष लगा देता है सेंटर, ठीक है। फलतः राज्य की योजनाएं मूलतः अनुदानों पर ही आश्रित होकर रह गई है। यह बात उस समय विशेष रूप से कही जाती है जबकि केंद्र और राज्य दोनों पृथक राजनीतिक दल की सरकारें हो। तो ये कमेंट किया था किसी ने, ये चीज़ याद रखना, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन बना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब तो एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, ये तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्ट, ये तो एचके क्वेश्चन आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक, आगे देखो। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? 2024 का क्वेश्चन अभी मैं तुम लोगों को पढ़ा के प्रतिशत पूछा था उसमें, मतलब ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा है, ये उधर भी आया हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो एक ये पढ़ो। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। मुझे बताओ ये है? ये तो बहुत गलत बात हो गया, बाध्यकारी। तो ये तो ऐसे गलत बात, जैसे पहला काटोगे ये गया काम से। आगे बढ़ो। परामर्श अधिकारिता, परामर्श का मतलब सबाई की बात है ना, सलाह मशवरा करना। मैंने पहले भी सिखाया था ये चीज़। भाई परामर्श करने मतलब भाई विचार कर रहे हो आप, किसी को थोपना नहीं होता है, मतलब डिबेट। भाई परामर्श करने मतलब एक दूसरे का भाई इनपुट ले रहे हो आप। अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। ठीक है, छोड़ो इसके, कोई पता नहीं अपने ऊपर, गलत तो नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परामर्श अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर अव्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। मैंने बोला था ना, परामर्श का मतलब ही क्या हुआ भाई, आप जैसे ध्यान समझना। जैसे मान लो कि सरकार समान नागरिक संहिता पे कोई बिल लाना चाह रही, ध्यान से समझना है चीज़ को। तो सरकार जो प्रधानमंत्री है, मैंने बोला था कि एक ये नियम बना हुआ है कि राष्ट्रपति के पास जाता है कि हम ऐसा बिल लाने वाले। अब राष्ट्रपति जो आर्टिकल 142 के तहत, ये चीज़ याद रखना कि वो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। याद रखना, अभी बाध्यकारी नहीं कि आप कहीं पे कुछ भाई कुछ बैरियर तो नहीं लगा दोगे, भाई ये सरकार बिल लाना चाह रही है तो बस वो ओपिनियन बताएगा, हाँ कि अगर ये दिक्कतें तुम दूर कर लोगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये तो सही है 100%। ठीक है, आगे देखो। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। ये तो एक्सट्रीम, देखो केवल वर्ड ये सब देखो। बस इनपुट देना होगा तो 3-4 इनपुट दे सकते ना, एक ही क्यों देगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो वही 142, 143 ये सब याद रखना। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है इसका। ठीक है, ये भी सही है। ये परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। अब ये याद होना चाहिए। अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वभौम प्रश्न के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से राय प्राप्त कर सकेगा। तो मैंने वही बताया कि पहले मोदी जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति बोलेगा कि ऐसी ऐसी बात है तो आप उनका ओपिनियन लो। परंतु ऐसी मांग
मांगी गई राय पर सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। और यदि ऐसी कोई राय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति दे दी गई तो राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात भी सही है भाई, परामर्श का मतलब ही क्या हुआ, विचार विमर्श करना। अर्थात अनुच्छेद 143 का राय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रपति दोनों पर बाध्यकारी नहीं है। परंतु अनुच्छेद 131 के अधीन यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य होगा। याद रखना कौन सा आर्टिकल, पर 131। साथ ही परामर्श अधिकारिता के अधीन राय देने के लिए गठित बेंच में न्यूनतम 5 जजों के द्वारा सुनवाई किया जाएगा। याद रखना संविधान पीठ होती है 3 से ज़्यादा जजों की जो है मेंबर, जितने भी, अगर जिसमें को 4 बन गया 5 बन गया, मोस्टली है ना यूएन नंबर ही होता है। जैसे 5 होगा फिर बनेगी तो इससे बड़ी जो बनती है 7 बनेगी, फिर 11 बनती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं जो 3 से ज़्यादा जजों से मिलकर बनती है, ये चीज़ याद रखना। अभी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। भारत के विधिक निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई है। मतलब वो ये इलेक्शन की कौन कौन सी प्रोसीजर भारत में अपनाई गई है। वैश्य मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, डायरेक्ट इलेक्शन और बेसिक तो भाई सब ऐसी बात है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रणाली, ये तो, पर हाँ याद करो ये अपनाई गई है, किसके लिए अपनाई गई है, अरे याद है राष्ट्र, हाँ ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधि सूची प्रणाली, लिस्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये है भारत में? नो सर। ये होता है, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे होता है। जैसे नेपाल में भी है, जर्मनी में भी है, ठीक है। जितना वोट ऑफ परसेंटेज आता है उसके आधार पर डिवाइड कर दिया जाता है सीटें। लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये वो वाला चीज़ है। फ्रांस में भी है। फ्रांस में तो ऐसा होता है कि जितना वोट पाओ उतने ही, मतलब वहाँ पे हर जितने भी मतलब पार्टी होती है ना सबको मिलता है, ठीक है। और फिर कौन सा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय मतदान प्रणाली, कम्युलेटिव सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये चीज़ होगी, देखते हैं क्या क्या है। सर अप्रत्यक्ष तो होगी पर संचयी मतदान नहीं है। तो ये देखो पहला और दूसरा कम्युलेटिव नहीं है। हाँ, तो देखो वैसे मताधिकार आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता ही है, लोकसभा का होता है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, उपराष्ट्रपति इनके लिए होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में नहीं है, ये याद रखना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली याद रखना कि फ्रांस में है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय मतदान प्रणाली ये भी नहीं है। अब क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया, भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वैश्य मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषदों के हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। एक बार ये जाके देखो ये कहाँ पे है, एक बार देखो, एक बार सर्च करो ये फटाफट। ये दोनों देखो, ये देखो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, बस इतना सा पता कर लो कि कहाँ पे कौन सी कंट्री में है, ये एक बार सर्च करो। ये देखो बेसिक नॉलेज रखो, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखो ये 1995 से लेकर 2010 तक क्वेश्चन कर लोगे ना आप, उधर 2011 से लेकर 2024 तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। फिर थोड़ा बहुत अपन मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया उसको पढ़ लो, बस हो गया पॉलिटी का काम। एक बार बताओ ये कहाँ कहाँ पे है। जहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये देखो फ्रांस में है लिस्ट वाला, तो सर ये है स्पेन, टर्की एंड इजराइल। अच्छा नहीं क्लोज है ये। और फिनलैंड, सर ये पीआर वाली इधर है, स्पेन, टर्की, इजराइल। अच्छा, और ये दूसरा वाला? अरे बहुत देश है, बहुत देश है जहाँ पे ये यूज होता है।
सर इसमें कंट्रीज नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। एक बार इसे देखो किस टाइप का है ये सिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है, एक बार ये देखो। सर ये सिंगल डिविजिबल वोट है ये। अच्छा, एक वोट होता था, वो सब लोगों में जा सकता है। यस सर, स्ट्रेटेजिक जैसे उसका होता है ना, जो एक मेंबर होता है, मतलब ऋण नायक बोल सकते हैं इसको, ऋण नायक मत। अच्छा, स्ट्रेटेजिक वोटिंग है ये। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है। इसमें देखो मैं बताता हूँ, देखो एक लिस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पार्टी सिस्टम भी होता है। जैसे फ्रांस में क्या होता है कि सब जैसे वोट दिए, मतलब वोट पड़े किस पार्टी को कितना वोट मिला, उसी आधार पर उनको सीटें भी मिल जाती है। ठीक है, लिस्ट सिस्टम में ये होगा कि स्वाभाविक सी बात है कि रिप्रेजेंट जितना लिस्ट में आपका वोट पड़ा है उसी आधार पर आपको सीटें मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे अभी ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे कोई चीज़ है, मतलब टोटल इलेक्शन, जैसे मान लो अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, बीजेपी को चाहे वोटिंग शेयर चाहे 20% ही हो, परंतु जो बहुमत से जीता उनके अनुसार सीटें डिसाइड होती है। ठीक है, परंतु ऐसे होता है कि जहाँ पे लिस्ट में आपको कितनी सीटें, मतलब कितना परसेंटेज वोट आया है, आपको उसी आधार पे आपको सीटें भी उसी आधार पे मिलेगी आपको। वही चीज़ है, मतलब सेम ही चीज़ है, पार्टी सिस्टम हो या लिस्ट सिस्टम। सर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बताई थी आपने, ये तो बहुत जगह है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, वही बेल्जियम, तो मैं बोल रहा था ना, चिली, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, सब जगह है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, कौन कितने मतों के प्रतिशत प्राप्त किया, ये अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो ये थोड़ा है एग्जिट पोल, देखो आजकल भी चर्चा में रहता है। एग्जिट पोल क्या होता है, देखो ध्यान समझना। देखो पहले तो ऐसे पे फिर बाद में प्रतिबंध लगाया गया, नहीं तो एग्जिट पोल क्या कर रहे थे, लोग पहले निकाल देते तो उससे क्या ना मत वोटिंग देने जाते तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने बता दिया कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो लोग सोचेंगे यार हमारा वोट क्यों खराब दें। तो अब क्या होता है कि एग्जिट पोल जो होता है, अब आपको जो चुनाव होने के बाद में फिर जारी किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। पर पहले है ना, अभी लगभग अगर 10 साल पहले भी जाओगे तो उस टाइम ऐसा हो रहा था कि आप पहले ही जारी कर देते थे। अभी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई इस पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यही होता है कि जैसे मान लो कि जैसे कोई भी बहुत सारी मतलब एक कंपनियां बनी रहती है, तो ये क्या कहते हैं, जाके जो है सारे व्यक्तियों से नहीं पूछेंगे। मतलब जैसे मान लो कि इन्होंने भाई एक जो मतदान क्षेत्र है उसमें मान लो 1000 वोटों पे लिया, भाई 1000 वोटों पे निकाला, भाई किसका आपने किसको दिया वोट, किसको वोट दिया, उसके आधार पर ये कैलकुलेशन लगाते हैं। ठीक है, उसके आधार बताते हैं कि भाई कौन सी पार्टी जीतने वाली। ठीक है, वही है। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचन सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी पक्ष में किया है। ये बात सही है, यही है इसका आंसर, देखो वही है। निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही है। अरे जनमत सर्वेक्षण अलग होता है भाई। ओपिनियन पोल में भाई किसी चीज़ों को ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल याद रखना कि सभी बात चुनाव से रिलेटेड होता है। ओपिनियन पोल में तो आप किसी चीज़ के बारे में ले सकते हो। निर्गत मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिसमें मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। अरे नहीं, गलत भी होते हैं। निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाली गई प्रशासन युक्ति, अरे नहीं, ये कंपनियों का होता है। ठीक है, और उनको जरूरत नहीं इस पर R&D करने की। ठीक है, बस अपने को इतना पता होना चाहिए कि भाई सबाई की बात कौन किसी को वोट दिया है उसके आधार पर ये निकालते हैं। ठीक है, पर याद रखना कि आप जो इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में निकालते, पहले होता था। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग के नियम कौन से करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। ठीक है, आप देखो ध्यान से पढ़ना। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना। ये मुझे बताओ, ये करवाता है भाई ये काम करवाता, लोकसभा के चुनाव करवा लो इससे आप। ठीक है, उसके बाद में किसके करवा लो, विधानसभाओं के करवा लो। अरे भाई लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो वो वहीं के लोग करते हैं ना, समझ में आया। यस सर। इसमें इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही कहाँ पे है भाई, सदन के सदस्य वही बोलेंगे यस हम इतने लोग सपोर्ट में हैं, बस खत्म बात हो गया, उसमें इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है। ठीक है, आगे देखो। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करते हैं, इसके लिए कौन सा होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का निर्वाचन आयोग के उसके बारे में पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिए, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों को निर्णय, सभी, ये तो एक्सट्रीम हो गया ना। अरे भाई अब कई बार कोर्ट में भी जाता है मामला। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो हो गया 2 साल के पेपर। कौन कौन लोग जिंदा है अभी कौन कौन है क्लास में? सर पूजा प्रेजेंट सर, और अनु, अमित, अनु, नगीना है ना। एक को पेपर कर लेते हैं। ठीक है, भागो मत तुम लोग।
थोड़ा बैठना सीखो तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो एग्ज़ाम निकालना। तो इससे ये पता लग रहा है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट करके चलेंगे ना, तो नॉलेज लेवल आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ से अपन नॉलेज ही गेन करें, ट्रिक तो ऐसे लग भी नहीं रहा है इनमें। तो ये कुछ में लगता है, ऐसा नहीं कि सभी में लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। सर ये जो था ना कम्युलेटिव वाला जो था, ये सर स्कॉटलैंड में है और इंग्लैंड में है। ये ऐसा होता है कि स्पेसिफिक पर्सन को ही वोट देना है, मैंने ऐसा टाइप ऑफ है ये स्ट्रेटेजिक, मतलब दिमाग से वोट करना स्पेसिफिक को। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट रिपीट हुआ है उधर पीटी में। ये लाइन टू लाइन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आपको जो साइंस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ये चीज़ यार डायरेक्ट रिपीट हुआ है, कुछ भी नहीं डिक्टो कॉपी पेस्ट मारा गया है यहाँ से क्वेश्चनों को। देखो ये वाला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन करोगे तो इससे सॉल्व हो जाएगा आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रही हूँ, ये PYQ कर लोगे तो बहुत अच्छा खासे लेवल पे चले जाओगे। पॉलिटी आ जा, चलो ठीक है, आगे। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। याद करो ये क्वेश्चन, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन तो कहाँ है, समानता का अधिकार है ना, उसमें है ना, खत्म बात। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार, तो भाई 15 किस में आएगा, इसमें तो आएगा। ठीक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता याद रखना, रिलीजन की फ्रीडम याद रखना, ये आएगा आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। बस हो गया काम। अब ये देखो ये क्वेश्चन आगे भी बना है, ठीक है, अब ये कोई जरूरत नहीं करने की, अपने कर लिया। ठीक, आगे बढ़ो। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण को तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ उधर। ठीक है, निम्न कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखो किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से हटाया नहीं जा सकता। क्या बात कर रहे हो आज देखो ध्यान समझना, राज्यपाल की स्थिति रहती है, जैसे मान लो कि मुझे राष्ट्रपति ने राज्यपाल बनाया, मैं आज ही जाके ज्वाइन किया हूँ, राष्ट्रपति को सपना आता है कि भाई ये व्यक्ति सही नहीं है वहाँ के लिए तो आज की रात को ही मेरे को बुलाया जा सकता, मतलब समझ में आया, कभी भी हटाया जा सकता है, कोई वो फिक्स नहीं होता है। ठीक, और मैंने जब मैं बताया था सरकारी पर्यंत रहता है सर। हाँ वो समझ बात है, जब प्लेजर है जब तक रहेगा, उसको नाराज कर दोगे तो उठा के फेंक देगा ठीक है यस सर। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना ही नहीं रह सकता। क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं बना रह सकता, जब तक चाहिए। देखो प्रसाद कब तक मिल रहा है भाई, जैसे होता है ना भगवान का आशीर्वाद कब तक मिल रहा है, मजे उठाते रहो जब तक। दोनों के दोनों गलत है, ये चीज़ याद रखना। तो वो ये प्रसाद पर्यंत रहता है, तो तब तक जब तक उसका मन करेगा तब तक रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात यहाँ पे चलो पढ़ो ये थोड़ा, अगर एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल बन जाते हैं ना, तो उनको दोनों राज्य का वेतन भत्ता और फैसिलिटी जो भी पैसे रहते हैं सभी मिलते हैं। हाँ, वो राज्य संचय निधि पे भारित होता है, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, प्रथम तर्क पूर्णतः गलत है, क्योंकि अनुच्छेद स्टेट के होता है कि सेंटर के? अरे नहीं, स्टेट से मिलता है पैसा, उसको वहीं से मिलेगा, पर पेंशन वेंशन जो रहती है ना, वो याद रखना कि सेंटर देता है। हाँ सर, वो होती है पेंशन सेंटर की। हाँ, पर वेतन जो मिलेगा वो राज्य पे, बस बस तो काम वहाँ करेगा, वहाँ से लेगा ना पेंशन तो इसलिए दिया जाता है ना भाई, पेंशन भाई राज्य बोलेगा हम क्यों देंगे, अभी गया काम से, हमारे लिए क्या काम का, जब तक काम करा तब ठीक था, तो फिर सेंटर देता है उनको पेंशन। ठीक है, तो ये क्लियर है। प्रथम तक पूर्णतः गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 156 के बारे में कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, जबकि इसी अनुच्छेद के अंत में स्पष्ट लिखा है कि अवधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल तब तक अपने पद को धारण करेगा जब तक कि उसको उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यह तथ्य द्वितीय तर्क को भी अमान्य कर देता है। तो ये चीज़ याद रखना, जब तक कोई दूसरा चुन के नहीं आता था तब तक नहीं छोड़ता। ये सेम चीज़ लागू होती है राज्यपाल में भी, राष्ट्रपति में भी, उपराष्ट्रपति में भी। जब तक हो सकता है टाइम पीरियड खत्म हो गया, 5 साल हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गई है, चुनाव कराने में देरी हो गई, पर मोस्टली ऐसा होता है कि है ना, जैसे 5 साल कार्यकाल होता है उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, मतलब ऐसा कुछ, पर ये है, परंतु ये चीज़ याद रखना, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं हटा दोगे उसको। ठीक है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को अपने दायरे में ले लिया? ये सब कोई काम का नहीं, छोड़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। निम्नलिखित किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आया है,
ये उधर मतलब उधर आया हुआ 2011-24 तक, ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वित्त मंत्री निम्न सदस्य का सदस्य होना चाहिए, तो गलत बात है भाई, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, वो राज्यसभा से भी आ सकता है, लोकसभा से भी आ सकता है, ठीक। आगे देखो, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। याद करो, कल मैंने यही क्वेश्चन तो आया था, जब मान लो कि बजट अगर पारित नहीं करवा पा रहे तो सरकार, प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, अपनी मंत्रिपरिषद के साथ त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब ये कोई संविधान में नहीं लिखा है, ये भाई स्वाभाविक सी बात है, एक नियम भाई आचरण बनता है भाई। आप जब आप बहुमत ही नहीं है आपका, तो भाई स्वाभाविक सी बात, आप क्या कर रहे हो उस पर रह के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, संसद का रिचुअल है सर ये। हाँ, मंत्रिपरिषद, जब आप कोई कानून ही नहीं बना पाएंगे तो संसद चलाने का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वाभाविक सी बात, वो चीज़ याद रखना। पर याद रखना कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है उसका, परिपाटी रूप में पालन किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। यही स्टेटमेंट दे दे कि संविधान में परिभाषित किया गया तो गलत हो जाएगा, समझ में आया? तो वो अपने ट्रिक लगती है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, अरे ये कोई जरूरी शैली है, हो भी सकता नहीं भी हो, ये ऐसे कोई जरूरी शैली होता है, ठीक है। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपसभापति दोनों के साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति का कार्य करने। अरे क्या बात कर रहे हो ये तो होता ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल चीज़ है तो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये पढ़ लो, ये देखो, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह अपना त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था, याद रखना, निम्न सदन के प्रति लोकसभा के प्रति रहती है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन उधर भी पूछा। अनुचित प्रति के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना निश्चित राशि खो देता है तो इसका अर्थ है, मतलब ध्यान समझना है, ये होता है जैसे अभी देखो, ध्यान समझना, देखो जैसे मान लो मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ यहाँ से, मान लो दिल्ली से अभी चुनाव हुआ था तो मैं लड़ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए क्या ना, कुछ पैसे जमा किए करवाए जाते हैं, वो इसीलिए होता है कि भाई ऐसा नहीं कि हर कोई पार्टिसिपेट करने लग जाए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ये मैंने पैसे जमा करवाए, अगर फिर उसका ये होता है कि आपको इतने परसेंटेज वोट पाने होते हैं, अगर आप इतने परसेंटेज वोट नहीं लाए हो तो ये आपकी राशि रिफंड नहीं होगी। और ऐसा माना जाता है कि जो अगर कोई लड़ता है, अगर उसके साथ ऐसा हो जाता है ना, दोबारा उसको बोला जाता है चुनाव मत लड़ना, तो इतना मिनिमम वोट है वो भी नहीं ला सका, ठीक है। अब ये स्वाभाविक बात है, जैसे मान लो कि 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आराम से, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं तब बहुत कम वोट मिलने के चांसेस हो जाएंगे ना। मतदान बहुत कम हुआ है, मतदान बहुत कम हुआ उससे मतलब नहीं होता कि आपके कितने परसेंटेज वोट है वो आपको मिले या नहीं मिले। बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी अपनी निकटतम पदवी पर विजय बहुत कम मतों से, अरे इससे मतलब नहीं होता, इससे मतलब आपको मिनिमम परसेंटेज आपको वोट मिले या नहीं मिले। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत अधिक, तो स्वाभाविक ध्यान से समझो, जैसे 100 है, मान लो 100 टोटल वोटर है वहाँ पे जिन्होंने वोट दिए। अब जैसे मान लो 2 में होगा तो डिवाइड बाई 50-50 हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसको डिवाइड करूँ 90 से, तो ऑटोमेटिक ये है कि भाई सब व्यक्ति के पास कितने कितने बहुत कम वोट जाएंगे, तो इसका चांसेस ज़्यादा सही होने के हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। वो देखो मैं बोला था 10% होना चाहिए, अगर आप 10% वोट नहीं पाओगे तो स्वाभाविक बात है आपका जो पैसा है वो रिफंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे क्या है, ये कोई मतलब का क्वेश्चन नहीं है, पर ये पढ़ लेते कि किस चीज़ में हुआ था। संसद का अधिकार प्रति 4 के विधान पर पहले, हाँ बस ये चीज़ पढ़ लो, ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लो बस यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ है कि यदि वह चाहे तो जिस प्रदेश में विधान परिषद पहले से है, ठीक है, विधान परिषद है, जैसे यूपी में है, बिहार में अपन ने देखा था ना 6 राज्यों में, उसे समाप्त कर दे, तो तथा इसके विपरीत जिन राज्यों में एक सदन वाला राज्य विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद का सृजन कर दे, कर सकता है। याद रखना, देखो जैसे ख़त्म करना होता तो भाई जो राज्य ख़त्म करना चाहता है वो संसद के पास बोलेगा कि इसको ख़त्म कर दो, पर वहाँ से पहले वो पारित होना चाहिए। अगर नया आपको बनवाना तब भी आप यहाँ से पारित करवा के लाओ, फिर संसद बनाएगी, ये चीज़ याद रख लेना। कई राज्यों ने सदन को समाप्त भी कर दिया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा मध्य प्रदेश के छोड़ो, उससे मतलब नहीं था, मध्य प्रदेश ने खत्म कर दिया था। अभी कहाँ है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है और उत्तर प्रदेश है, ये 6 ही राज्यों में है, ठीक है। ना ये विधान परिषद हटाना चाहती है और पश्चिम बंगाल विधान परिषद लाना चाहती है, वो पॉलिटिकल गेम के लिए होता है, ठीक है, वो मतलब नहीं होता, वो फालतू में खर्चा बढ़ाना है, सही बता रहा हूँ। पर वो ये लोग पॉलिटिकल भाई ज़्यादा लोगों को संतुष्ट कैसे किया जाए वो उस आधार पे होता है, पर को ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, निम्नलिखित किनके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन में मतदान का अधिकार है।
संसद के निम्न सदन के, देखो मतलब जिसको किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, देखते हैं। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन मतदान का, अच्छा ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बजट हो रहा है, जो भी है, मुझे बताओ संसद के निम्न सदन के निम्न सदन मतलब लोकसभा मेंबर राज्यसभा में वोट से नहीं दे सकता जाके, नो गलत। ठीक है, संसद के उस सदन के निर्वाचित सदस्यों को वो भी नहीं दे सकता। उस सदन मतलब राज्यसभा मेंबर राज्यसभा में वोट देगा ना। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, उच्च सदन मतलब कौन, वही हो गया। ठीक, तो वो भी वहीं पे देगा ना, ये तो वही बात होगी। फिर यहाँ क्या बोला, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, अब याद रखना ये कहाँ दे सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में। समझ में आया। ये लोकसभा राज्यसभा में चुनाव देते हैं ना, राष्ट्रपति के लिए तो देते हैं। ये किस चीज़ के लिए बोल रहा है, निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा राज्यसभा अधिकार, राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन राज्य के विधान। अच्छा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन गलत समझ रहे थे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो क्यों, देखो ध्यान समझ, इसका मतलब ये है कि भाई लोकसभा चुनाव होता है तब भी वो वोट दे सकता है, और राज्यसभा के किसी सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है तब भी वो वोट देता है। तो समझ, राज्यसभा के लोग तो कहाँ से चुन के आते हैं, विधानसभा से चुन के आते हैं। ठीक है, और लोकसभा का जब चुनाव होता है तो भाई देता ही है ना वोट। जैसे कोई एमएलए होगा वो तो वोट देगा ही ना, जब मान लो कि मोदी खड़ा हो रहा था वो तो देगा ही ना, बीजेपी का एमएलए हो जाए कोई भी हो, मतलब वोट देता है ना। अब ये चीज़ सोचो, निम्न सदन का है तो भाई ये राज्य लोकसभा के लिए चुनाव तो वोट दे सकता है, राज्यसभा के लिए नहीं दे सकता ना। सबसे उच्च सदन का मान लो कि राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा मेंबर लोकसभा के लिए दे सकता है, याद रखना ये चीज़, राज्यसभा के लिए नहीं दे सकता। राज्य विधानमंडल के उस सदन का निर्वाचन नहीं, याद रखना उस सदन को तो कोई जरूरत पड़ती ही नहीं, ओनली विधानमंडल की जरूरत पड़ती है जब राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पढ़ लो, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। सही बात है एकदम। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगमरनीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा विहित करे। ये चीज़ याद रखना। तो याद रखना, जब भी कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई राज्यसभा का जो अगर इलेक्शन को प्रोसेस को चेंज करना चाह रहा तो कौन करेगी, याद रखना संसद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर ही लेंगे, याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। अब देखो विधान परिषद और मनोनीत सदस्य वोट नहीं करेंगे राष्ट्रपति पर। कौन कौन से, हाँ विधान परिषद मनोनीत, हाँ वो चीज़ याद रखना। ठीक है, नीचे देखो सारणी में देखो, संसद की बात की राज्यसभा के बारे में है, अरे वो इधर बोला लोकसभा के बारे में। एक्स स्थान पर निम्न में कौन किसे रखना ठीक होगा। ये क्या बोला, 250 से अनधिक सदस्य, 552 से अनधिक सदस्य, 238 से अनधिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 12 नॉमिनेटेड होते हैं। 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम एंग्लो अधिष्ठित होते। तो यहाँ पे एक्स पे क्या आएगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो हाँ भाई सबाई सी बात है, ध्यान समझना कि भाई 500 देखो इसका तो बन गया ना, इसका तो फिक्स बन गया। 250 कब आ सकते हैं, 238 आप राज्यों से चुनोगे प्लस 12 नॉमिनेटेड करोगे। अब ये मान लो 552 है, ध्यान से समझना। तो 552 जो है, जिसमें से 530 तो किससे आएंगे, राज्यों से आएंगे। ठीक है, राज्यों के प्रतिनिधियों से चुन के आएंगे, मतलब वहाँ से सीटों से। 2 आप एंग्लो इंडियन समुदाय जो अब खत्म कर दिया गया है। तो समझ में आता, 20 बची ना, 20 सीटें कहाँ डिवाइड होगी भाई, संघ राज्य क्षेत्रों में डिवाइड होगी ना। तो आंसर संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये और कोई भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना भाई। 20 मेंबर जो है, जैसे दिल्ली से हो गए, दिल्ली से 7 सीटें हैं। ठीक है, ऐसे जम्मू कश्मीर से भी है, ऐसे करके है। ठीक, एक बार पीछे करना क्वेश्चन को, ऊपर करो सर। नहीं मतलब यही पूछ रहा है कि राज्यसभा से कहाँ कहाँ से चुन के आ सकते हैं, लोकसभा से कहाँ कहाँ से चुन के आ सकते हैं, बस वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी आगे भी जाके। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। मतलब कौन कौन सी पूछा,
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस। मतलब समझ में आता है कि सभी एक तो देखो विधि के द्वारा बनी हो, अरे ऐसा जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हो, पर याद रखना कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो, संवैधानिक नहीं होनी चाहिए। मतलब संविधान में उसका मेंशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये बात भी सही है। मैंने कितनी बार बोला काउंसिल हमेशा किससे बनती है, एक्ट से बनती है, ठीक है। द गवर्नर कॉन्फ्रेंस, राज्यपाल सम्मेलन, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऐसे होगा। आंचलिक परिषद, ये बात भी यार देखो आपके यूपीएससी 2024 में पूछा, इसलिए पीवाई के पकड़ रखोगे तो हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद, देखो इसका तो मेंशन किया गया आर्टिकल 263 के तहत। भाई ये तो संवैधानिक है, संवैधानिक है तो इसको जैसे काटोगे आंसर आपका 1 2 3 हो जाएगा, याद रखना ये चीज़। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। ये परिषद निम्न कार्य करती है: राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को जांच करना, उस पर सलाह देना, ऐसे किसी विषय के बारे में अच्छे समन्वय की नीति हेतु या कार्यों से सिफारिश करना। इस परिषद का कार्य केवल सलाहकारी है, याद रखना, बाध्यकारी नहीं होता। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है जिसकी स्थापना 1952 में योजना आयोग की अनुसंधान इकाई के रूप में की गई। याद करना, यही 2019 का क्वेश्चन था। अब देखो पीवाईक्यू पे काम करके जाओ ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा उधर का। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है, याद रखना, किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। हाँ, ये आगे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। परिषद समय समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करती है। आंचलिक परिषदों का गठन 1956 में हुआ था। ये भी संविधानेतर एवं सलाहकारी संस्था के रूप में काम करती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब क्या जोनल काउंसिल के बारे में पूछा था ना, क्या 2024 में क्वेश्चन आया था। देखो, राज्य सरकारों पर कृषि आयकर कौन समन्वित करता है। भाई आप द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही तो होता है ना, टैक्स लगाना, सब सारी चीज़ें याद करो। जो राष्ट्रपति की सहायता से आप टैक्स को बढ़ा सकते हो। वित्त आयोग का तो भाई मैंने कितनी बार बोला है, ये टैक्स का डिवोल्यूशन करता है कि टैक्स लगाने के लिए इसलिए होता है। ये बोला कौन करता है, असाइन कौन करता है, ये चीज़ याद रखना है। तो ये बस बात तो संविधान ही करेगा ना। अंतर्राज्यीय परिषद तो भाई अभी पढ़े हैं अपन, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब चीज़ें गलत होगी, ये चीज़ याद रखना। असाइन कौन करता है, भारतीय संविधान राज्य सरकारों को कृषि आयकर समन्वित करता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान है जो राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र और राज्य के वित्त का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 1952 में की गई थी। याद रखना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है ये, नहीं तो किसी बिल से बना, मतलब एक्ट से बना है, नहीं कोई, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। इस परिषद का कार्य राष्ट्रीय नियोजन के कार्यों का पुनरीक्षण करना है। दिनेश गोस्वामी समिति, याद रखना, इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म के लिए बनती है, इतना सा पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, ठीक है। बस अभी इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत एक आइडिया के लिए पढ़ लो। पर हाँ, जैसे मेंस के लिए थोड़ा याद रखोगे तो फायदा मिल जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति संबंध निर्वाचन सुधारों से था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें की थी: कब्जा किए गए मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराया जाए, ये बात सही है भाई। सीटों के आरक्षण हेतु चकना करो, मतलब सर्कुलर जो है उसको अपनाना चाहिए। चुनाव से संबंधित याचिकाओं को शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि सही बात है भाई, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा किया जाए, वो करवाया जा रहा है अभी। रिक्त स्थान के लिए 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य किया जाए, ये बातें सही करवाते हैं लोग, अपने फिजिबिलिटी के अनुसार देखते हैं। मतदाताओं को परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाए। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी कमेटी ने ये बोला था कि मतदाताओं को आइडेंटिटी कार्ड बनने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके, ठीक है। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित कौन सा सही है। सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार की अधिसूचना, अरे नहीं, इलेक्शन कमीशन ही जारी करता है कि भाई कब से चुनाव होंगे, याद रखना ये चीज़। सरकार द्वारा चलिए सिफारिश करेगा, सरकार से सिफारिश करने लगी तो फिर तो हो गया काम ये चीज़ हमेशा यार, पर देखो इंटरनली चाहे ऐसा होता होगा, पर तो होता क्या है भाई, इलेक्शन कमीशन तो डिसाइड करता है ना कब से चुनाव होगा कब से नहीं होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्री द्वारा तथा राज्य में गृह विभाग द्वारा, अरे भाई इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता, बस खत्म। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाए। हाँ, प्रेसिडेंट ये तो कर सकते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, याद रखना। निर्वाचन की सिफारिश उनकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का कार्यान्वयन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। नहीं, अब ये चीज़ याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कहाँ दिया, जनप्रतिनिधि अधिनियम में दिया है। 1951 के अनुसार निर्वाचन की सिफारिश चुनाव आयोग करता है तथा उसके आधार पर भारत का राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं, जिसके बाद निर्वाचन आयोग अन्य कार्य संपन्न करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखना। कोई होम मिनिस्ट्री इनका कोई रोल नहीं होता है। और आप लॉजिकली सोचो भाई, सरकारों को अगर मौका दे दोगे तो अपना अनुसार मैनिपुलेट करने लग जाएंगे ना चीज़ों को। शेड्यूल देखो, अपने को पता है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
निम्नलिखित कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव है। अब मैंने क्या बोला, राज्य सूची का अगर कोई विषय होगा जो राज्य सूची को प्रभावित कर रहा है उन पे जरूर होगा। तो भाई सभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो भाई राज्य के मेंबर भी तो वोट देते हैं, ये तो जरूर होगा, 100% होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। संसद में राज्यों को प्रतिनिधित्व, तो हाँ राज्यों को जो इफेक्ट कर रहा है याद रखना, राज्य को जो टच कर रहा है उसमें ज़रूरत पड़ेगी राज्य विधानमंडल के आधे से ज़्यादा कोई। ठीक है, 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसंधान, हाँ 7वीं अनुसूची में राज्य सूची है ना, तो भाई सभा अगर उसमें अमेंडमेंट कर रहे हो तुम तो क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी। किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, अरे ये तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, उस जिस विधान परिषद को ख़त्म करना होगा वो प्रस्ताव पारित करेगा संसद, उसको पारित खत्म कर देगी, खत्म बात, तो इसको कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब ये देखो, ये अब ये तो ये रट ही लेना कहाँ पा, देखो ये क्वेश्चन पहले उधर भी पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना कहाँ ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत प्रावधान विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले विषय की सूची दी गई है, जिसके की खंड में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची के किसी भी विषय का उल्लेख है, जबकि किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति सर्जन के लिए संसद का साधारण बहुमत काफ़ी होता है, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब याद रखें, जैसे जीएसटी काउंसिल बनी थी तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो राज्य के हितों को प्रभावित कर रही है, ये चीज़ याद रखें, जहाँ पे वो राज्य के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो याद रखना एक राज्य के नहीं सभी राज्यों के। अब जैसे विधान परिषद तो सिंगल हो गया ना, किसी का अगर खत्म भी करना है तो ये लॉजिक हमेशा याद रखना है। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, मतलब गलत पकड़ना अपने को। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसे कोई स्वतंत्र कोटि ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहाँ से आया है। स्थानीय निकाय के 30% स्थानीय के लिए आरक्षित, याद रखना कि जैसे 1/3 है, ठीक है, अब ये इसको मत जाना, 1/3 है। दूसरी बात याद रखना, कुछ राज्यों में जैसे बिहार में 50% कर दिया है तो अपने अपने अनुसार किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली याद रखना कि 1/3 होना चाहिए। अरे रुको 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 रुको, कौन सा सही नहीं है, तो ये तो गलत है सर, सही नहीं है कुछ। हाँ हाँ हाँ, पर हाँ ये मतलब 1/3 है ना, ठीक है। ठीक है, मतलब जो स्थानीय निकाय के लिए, स्थानीय स्थिति के लिए आरक्षित याद रखना 1/3 होता है, 33% मतलब 30% नहीं है ना, ठीक है। अब इसका ना दूसरी अगर आप देखोगे ना जाके, अगर उसका कौन सा क्या दिशा पब्लिकेशन वाली बुक, उसमें अलग आंसर दिया है। चलो ठीक है, अपन देखते हैं, खुद के अनुसार देखते हैं, छोड़ो। देखो कभी अगर ऐसा फंस जाओ तो अब रिडक्शन मेथड अपनाओ अपना भाई, ठीक है, अपने को नहीं पता बस सही आंसर तक पहुंचना अपने को। पहले देखें, स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। अरे नहीं, कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है ना। अरे रुको 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 रुको, पर हाँ वो भी तो एक आयोग ही हुआ ना, तो ये बात सही है। भाई कैसे फंसा है इस क्वेश्चन में। सर सही, हाँ सर सही नहीं निकालना है, और ये तीनों सही है। अरे हाँ वही मतलब इसका मतलब ये सही ना, मैं वही बता रहा हूँ, निर्धारण एक आयोग करता है तो वो आयोग राज्य निर्वाचन आयोग ही है ना। मैं बता रहा हूँ कि वो बात सही है, ये सही है स्टेटमेंट है, ठीक है। इसलिए एक वाले जो स्टेटमेंट होते हैं इसलिए सही होते हैं। अरे एक आयोग भाई सभा अगर राज्य निर्वाचन आयोग है ना, वही तो इलेक्शन का चुनाव करवाता है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। हाँ ये भी याद रखना, कौन सा है, राज्य वित्त आयोग, कल भी तो अपन पढ़े थे, राज्य वित्त आयोग होता है, ठीक है, ये भी सही है। अब आगे देखो, स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित, तो मैंने क्या बोला, फैक्ट गलत भी होता है। दूसरी बात तो 1/3 होता है, तो 33% है। हाँ तो ये आंसर है अपन, ठीक है। ये देखिए ये क्यों सही, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। हाँ देखो, फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात आती है, फेडरल स्ट्रक्चर में कौन होता है, ओनली सेंटर और स्टेट होता है, ये चीज याद रखो, तो ये बात सही है। तो ठीक है, तो ये तीनों स्टेट मतलब जो स्टेट है वो सेंटर से अलग नहीं है, वो उसके साथ है, ये बोलना चाह रहा है। ये समझ मतलब कि पावर का जो डिवोल्यूशन होता है, देखो 7वीं अनुसूची में किसकी बात है, याद करो, पावर ऑफ सेपरेशन की बात ही तो होती है परिसंघ में। तो क्या राज्य है वो, सॉरी पंचायती राज से ही होता है, ओनली कौन होता है, सेंटर और स्टेट होता है। 7वीं अनुसूची में क्या होता है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। पंचायती सूची से ही होती है, नहीं होती है ना, तो बस वही चीज़ बोला है। चलो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना, कितना 93, 94, 95 हो गया, ठीक है। अब 15 साल के बच्चे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। पर देखो समझ में आया, देखो फ़ायदा मिला नहीं मिला, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सीखोगे आप यहाँ से, बहुत कुछ सीखोगे। और ये क्वेश्चन आगे जाके बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, बार बार यही रिपीट होंगे, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है।
चलो देखो ये जैसे क्वेश्चन है, देखो ये पूंजी बाजार का हटा लो, अभी सेबी है, सेबी का यहाँ पता लग गया, तो ये आगे जाके यही यूपीएससी ने फिर क्वेश्चन पूछा शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। अब ये पता होना चाहिए स्टेट बैंक क्या होता है, आरबीआई कैसे काम करता है, आईसीआई बैंक, ये तो नॉर्मल बैंक है, इसका तो मतलब ही नहीं। आरबीआई पता होना चाहिए, आरबीआई बैंक को कंट्रोल काम करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यार जो होता है, मतलब कहने मतलब कि इस तरीके थोड़ा थोड़ा सीखते चलोगे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो और किसी को, हाँ बोलो। सर जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, तो इसमें से जो आपने करवाई है इम्पोर्टेंट थी। हाँ ये जो मैं करवा रहा हूँ, मैं फालतू क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल थे, राज्य पूछा, तो वो भाई जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप रिपीट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन वही क्वेश्चन करेंगे इनमें से। मैं वही बता रहा था कि भाई 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग मैथ के हैं, वो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। अब 130 क्वेश्चन बचते हैं, 130 क्वेश्चन में मान के चलो 60-65 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी लगभग 40 क्वेश्चन तो वही होंगे। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक 4-5 क्वेश्चन मान के चलो, बेसिक वाले क्वेश्चन, ठीक है। कुछ कुछ जहाँ से कुछ अपने को, जैसे अभी मैं बता रहा था, जैसे सिडबी वाला, ये सॉरी सेबी वाला, तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन में मिलेगी जहाँ से अपने को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। बस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ भी याद रख लेना। और यहाँ पे है ना ज़्यादा R&D करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से थीम निकले, हाँ अपन जो ऑप्शन दिया थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं बता दूँ भाई इसको सर्च कर लो एक बार, बस उतना ही करो, उतना ही करो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जी सर। अभी उधर 2011 से लेकर उधर तो अपन अच्छे से मतलब वो चैप्टर वाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद में कोई भी चीज़ नहीं बचेगी उधर, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग रुके। देखो बैठना पड़ेगा तभी काम होगा। देखो आप जैसे 3 हो गया, कल से और स्पीड बनेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी रिपीट होंगे ये क्वेश्चन बार बार, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर 1 हफ्ता के समथिंग मान के चलो लक्ष्मीकांत में मुझे इंपॉर्टेंट लगाने में, वहाँ से मैं थोड़ा पढ़ा दूंगा बस कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो अनुसूची भी है तो मैं बता दूंगा भाई ये अनुसूची इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता देता हूँ अभी, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे पहली दूसरी तीसरी से कभी क्वेश्चन नहीं बना, नहीं चौथी से कभी बना, 5वीं से बना, 6ठी से बना, 7वीं से बना, 8वीं से बना, 9वीं से बना, 10वीं से बना, 11वीं से बना, 12वीं से बना। अब वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को रटना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वहाँ पे मेरा काम यही रहेगा कि भाई ये है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर फंडामेंटल राइट में बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। डीपीएससी में ये बता दूंगा, ये रट लो, ठीक है। ऐसे जब जैसे राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे, भाई राष्ट्रपति चैप्टर में ये काम का नहीं है, ये काम का है बस। तो ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, जो मैंने 30-33 चैप्टर बताया ना, उसका भी क्रिप्स आ जाएगा आप लोगों के पास, फिर कुछ ज़्यादा जरूरत है नहीं। इसलिए पॉलिटी रिवीजन करने में फिर तुम्हें 1 दिन भी नहीं लगेगा। पॉलिटी रिलेटिव में है, होता ही इतना ही है। आप बस वही है कि अपन ज़बरदस्ती उसको लक्ष्मीकांत में पूरा पढ़ने में 10-10, 15-15 दिन खराब करते हैं उतना ज़रूरत है नहीं, बस पीवाईक्यू लगाओ, थोड़ा बहुत वो पढ़ो बस, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है, बाय बाय। सही तो लगा ना, बताओ R&D प्रोग्राम ये ठीक है ना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा चक्रों में मत पढ़ो, क्योंकि वो डिटेल नहीं, अपना ये है कि स्पेसिफिक। देखो एक चीज़ नोटिस करो कि भाई पॉलिटी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही रिपीट हो रहे हैं बार बार, वही इसी कॉन्सेप्ट पे। कभी भाई उसका आ रहा है, अध्यक्ष का आ रहा है, कभी उपाध्यक्ष का पूछ रहा है, कभी राष्ट्रपति पूछ लिया, कभी प्रधानमंत्री पूछ लिया, कभी संसद के बारे में पूछा, कभी लोकसभा, राज्यसभा, वही चीज़ें हो रही है। तो इसमें क्या ही करोगे तुम, अलग से कोई विशेष ज्ञाता नहीं बनना है बेसिक बेसिक चीज़ें बस क्लियर करते चलो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। हाँ बोलो। ठीक तो है, पर कवर हो जाएगा सारा, मतलब बहुत है। अरे तुम्हें क्या लग रहा है टाइम से मैं बता रहा हूँ पॉलिटी और हिस्ट्री में टाइम लगेगा, घबराहट हो रही है सर। अरे आप जो करते हो, तो मैंने क्या बोला था, आप सेकंड सब्जेक्ट अपनी तरफ से पढ़ते चलो ना। ये इधर से तो मैं ये जो सब्जेक्ट करा देता हूँ, पॉलिटी में एकदम पूरा डन करवा दूंगा बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो आप अदर से अपना एक सब्जेक्ट अपनी तरफ से करते चलो, तो इससे हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। अरे इतना बस पॉलिटी और हिस्ट्री में टाइम लगेगा, और सब्जेक्टों में टाइम नहीं लगेगा, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग कैसे घबराओगे, कैसे काम चलेगा। पेशेंस रखो, कीप पेशेंस। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट।